नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है भाई साहब। तो इसी गाने के साथ में उम्मीद है आप बहुत ही ज्यादा जोश में होंगे, बहुत ही ज्यादा अपने सपने की तरफ लगे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। क्या हालचाल है आप सभी के, फटाफट से जरा बताइएगा मुझे। अपना प्यार, अपना लार, अपना दुलार मुझ तक भेजिएगा फायर इमोजी के द्वारा। क्या हालचाल है आप सभी के, बताइएगा फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हालचाल है भाई, क्या हालचाल है। एनर्जेटिक रहना है, इसी तरह से बहुत ही धुआंधार शानदार रहना। आप लोगों को मेहनत करते हुए रहना है, ठीक है, मेहनत करते हुए रहना है। क्लियर क्लियर क्लियर, सारी चीजें सब बढ़िया चल रही है, आवाज बढ़िया चल रही है, हम दिखाई बहुत अच्छे से दे रहे हैं। तो फायर इमोजी दीजिएगा जरा, दीजिएगा जरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है आप सभी के। यस, ऑल ओके, ऑल ओके। क्या हालचाल है भाई साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों का प्यार यहां तक पहुंचता हुआ, आप लोगों के जो हार्ट शेप इमोजी हैं, जो फायर इमोजी है, वो यहां तक पहुंचते हुए आप सभी के हालचाल बहुत ही बढ़िया होंगे। बहुत ही धुआंधार मौसम है, लेकिन कहीं इस मौसम की बारिश में खो न जाना, ठीक है। अपने सपने के ऊपर, अपने सपने की तरफ एक एक कदम हर दिन बढ़ाते हुए रहना, क्योंकि भाई आपको मंजिल को पाना है, ठीक है, मंजिल को पाना है। 10th क्लास हमारी बोर्ड है और बस अपने आप को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ये खुद से वादा रखना है, हर दिन याद दिलाते रहो कि भाई अभी हमारा सफर बाकी है, अभी हमारा सफर क्या है, बाकी है। हमें मंजिल तक जाना अभी बाकी है, हमारा मंजिल तक जाना अभी क्या है, बाकी है। तो लगे हुए रहना, मेहनत के साथ में स्टार्ट करेंगे हम हमारी आज की इस प्यारी सी धुआंधार सी क्लास को, ठीक है। लेक्चर है हमारा आज का 7। बड़े ही धुआंधार तरीके से हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जीव प्रक्रम के बारे में। अभी तक हमने जो हमारी पिछली कक्षा थी उसके बारे में क्या पढ़ लिया था। मैंने बेटा आपको श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बता दिया था। श्वसन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था। श्वसन 3 अलग अलग जगह पर मैंने एग्जाम्पल से समझा था। गुड इवनिंग सभी का, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। क्या हालचाल है आप सभी के, ठीक है। आप लोगों से बात करने का मौका बहुत बहुत कम मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना भी है, बहुत ज्यादा मेहनत भी करना है। लेकिन यकीन मानो धीरे 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 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हमारी मेहनत जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाएगी, हम लोगों का कनेक्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ जाएगा। हम लोगों का जो कनेक्शन है वो और एक दूसरे से क्या होता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो क्या हालचाल है आप लोगों के। आपके कमेंट्स बहुत ऊपर ऊपर तेजी से जा रहे हैं, इसलिए मैंने मोबाइल में खोल लिया है ताकि मुझे आप लोगों की चीजें दिख जाएं, समझ में आ जाएं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, मैं बहुत बढ़िया हूं बेटा, आप सभी लोगों की दुआओं की वजह से मैं बहुत अच्छा हूं। आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, बस हमें क्या करना है, हमारी मेहनत को जारी रखना है। हाँ, अरे यार आशुतोष शुक्ला बोल रहे हैं सर अभी तक एक चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ। मेरे लाल अभी हमारा चल रहा है जुलाई का महीना, ठीक है, जुलाई का महीना, और हमारे पास में सिलेबस खत्म करने के लिए बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम है। हर एक चीज हमारे लिए क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इस बात के पीछे टेंशन नहीं लेना है कि यार अभी तो एक चैप्टर नहीं हुआ, एक चैप्टर नहीं हुआ, एक चैप्टर नहीं हुआ। आपका स्कूल के सिलेबस में और पीडब्ल्यू के सिलेबस में जमीन आसमान का फर्क है। किस तरह से, स्कूल में एक मास्टर आपको साइंस पढ़ाता है बस, यहां पर आपको 3 मास्टर साइंस पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में सिलेबस भी चल रहा है, फिजिक्स में भी सिलेबस चल रहा है और बायोलॉजी में भी सिलेबस चल रहा है। तो मतलब आपका साइंस का सिलेबस 3 लोग क्या कर रहे हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं। तो ये टेंशन ना ही लेना है कि भाई सिलेबस आगे पीछे, कोई टेंशन नहीं। हमें बस अपने ऊपर क्या करना है, फोकस करना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो धुआंधार तरीके से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बस उसके ऊपर हमें क्या करना है, फोकस करना है। बाकी मैं बैठा हुआ रहूंगा भाई, मैं बैठा हुआ हूं तुम लोगों के साथ में। एक दिन ऐसा आएगा कि सुबह से क्लास स्टार्ट करेंगे, लास्ट में बहुत बाद में, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जब रिवीजन करते हैं, तो फिर ऐसा रिवीजन होता है अपने पास में, पहले तो अपन चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेंगे, लास्ट में फिर ऐसा रिवीजन होता है कि भाई शुरुआत से एक ही दिन में पूरे चैप्टर्स का क्या कर दिया जाता है, रिवीजन। वो सब लास्ट वाली बात है, लास्ट वाली। अरे यार कुछ बच्चे तो ऐसा है कि मजे ले रहे हैं, फिरकी ले रहे हो तुम लोग। वॉइस प्रॉब्लम बहुत धुआंधार आ रही है वॉइस तो हमारी। अच्छा, स्कूल में भी 3 टीचर ही पढ़ाते हैं, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। कुछ स्कूल में 3 टीचर पढ़ाते हैं, ये बहुत धुआंधार वाली बात है। लेकिन फिर भी टेंशन ना लेना मेरा लाल, ठीक है, ठीक है, टेंशन ना लेना, क्योंकि हर चीज हमारी क्या होगी, समय पे कंप्लीट होगी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोगों की स्कूल फिर बहुत अच्छी वाली है भाई साहब। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या हालचाल है बाकी आप सभी लोग? बायोलॉजी को अगर रटने की कोशिश करोगे तो बहुत कम समझ में आएगी और बहुत जल्दी भूल जाओगे। अगर बायोलॉजी को दिल से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। रटने की कोशिश ना करो मेरे भाई। सभी लोग बस याद याद याद, क्वेश्चन याद याद याद, उसी के ऊपर मरते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। चलिए, तो फटाफट से फायर इमोजी भेजिएगा, हार्ट शेप इमोजी भेजिएगा। हमारे क्लास को शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं बेटा मानव श्वसन तंत्र के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे यहीं पर श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में। इसी के साथ हम श्वासोच्छ्वास के प्रकार और हम एक छोटा सा प्रयोग देख लेंगे किसके ऊपर, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या? चलिए 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 चलिए, तो फटाफट से हमारी क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के फायर इमोजी मुझ तक पहुंचते हुए सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा, मानव श्वसन तंत्र के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ही जरा ध्यान से, बड़ी ही गंभीरता से, जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। जो चीज मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और कुछ चीज जो मैं लिख रहा हूं उसको क्या करते हुए जाइएगा, नोट डाउन भी करते हुए जाइएगा, नोट डाउन भी करते हुए जाइएगा। चलिए, तो बहुत ध्यान से, बहुत ही सीरियसली मेरी बात को अब सुनिएगा। अपनी बातों को जरा विराम दीजिएगा देवियों और सज्जनों, क्योंकि अब हो रही है हमारी बातें शुरू। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। श्वसन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने अगली कक्षा में बताया था कि कैसे कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, और जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो कोशिका को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने के लिए, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, बाहर निकालने के लिए एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। एक क्या होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, अंग भी होते हैं जो क्या करते हैं, अंग भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा, बाहर करने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं अंगों को हम मिला करके नाम दे देते हैं क्या, हमारा श्वसन तंत्र। ठीक है, उसी अंग को, उन्हीं अंगों को मिला करके हम नाम दे देते हैं हमारा क्या, श्वसन तंत्र नाम दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा फेफड़े के बारे में कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, ठीक है, ये हमें सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो हम बस उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसी के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये चित्र हो सकता है आपने पहले मुझसे देखा हो, पाचन तंत्र के समय पर भी मैंने आप लोगों को ये चित्र बना करके बताया था। ठीक है, होता क्या है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ चीजों के बारे में तो सुन लिया था कि इधर हमारे पास ये मुख होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्या, मुख बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम मुख गुहा बोलते हैं। ये सब पाचन तंत्र में आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, जो सांस लेने से संबंधित प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो बात आती है वो ये कि आपके शरीर के अंदर जो वायु है, जो हवा है, वो प्रवेश करती है कहां से, तो ये नाक के ये दो छिद्रों से प्रवेश करती है। इन दो छिद्रों से आपके शरीर के अंदर वायु क्या करती है बेटा, प्रवेश करती है। इन दो अलग अलग छिद्रों को हम नाम दे देते हैं मेरे लाल, क्या, नासा छिद्र। इन दो छिद्रों का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, नासा छिद्र। ठीक है, डायग्राम साथ में बनाते हुए चलिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। बहुत ही काम की बातें हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो बात यह कि हमारे नाक के ये जो दो छिद्र हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, नासा छिद्र हम बोल देते हैं। और नासा छिद्र के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वायु क्या करती है बेटा, प्रवेश करती है। वायु क्या करती है, प्रवेश करती है। अब इन दो छिद्रों को तो हमने नासा छिद्र बोल दिया। इसके बाद में हमारा ये पूरा की पूरा ये हिस्सा शुरू हुआ जिसे कि हम बोल रहे हैं क्या, नाक वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा की पूरा जो हिस्सा है बेटा, इसे हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे नाक का रास्ता है, मार्ग है। नाक का क्या है, रास्ता है, मार्ग है, इसलिए इसका नाम मैंने रख दिया है क्या, नासा मार्ग। ठीक है, इसी का हमने नाम रख दिया है क्या बेटा, नासा मार्ग हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है, नासा मार्ग। इस नासा मार्ग की अगर आप बात करें तो इसके साथ में बड़ी खासियत है। इसकी बड़ी क्या होती है, खासियत होती है। क्या खासियत होती है सर जी इसकी, इस नासा मार्ग के अंदर यदि आप देखोगे
तो क्या उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे से हेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, पापा को देखना, पापा को देखना, नाक के अंदर क्या उपस्थित है, उनके हेयर्स उपस्थित हैं। ठीक है, बाल उपस्थित है। तो इस नासा मार्ग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, नासा मार्ग के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, नासा मार्ग के अंदर बाल उपस्थित होते हैं। नासा मार्ग के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बाल उपस्थित होते हैं, हेयर्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, बाल क्या होते हैं यहां पर बेटा, उपस्थित होते हैं। अब बात यह सर कि आखिर हमारी नाक के अंदर इन बालों की जरूरत क्या है, इन बालों की जरूरत क्या है, बाल उपस्थित होते हैं यहां पर क्यों होते हैं, यह बड़ी बात है। बेटा होता क्या है कि आप जब सांस लेते हो, ठीक है, आप जब सांस ले रहे हो तो हवा के अंदर बहुत सारे धूल के कण हो सकते हैं, धूल के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये जो सांस, ये जो हवा आप अंदर ले रहे हो, इसमें वो जो धूल के कण है, उन्हें ये हमारी नाक के जो बाल है ना, वो उन्हें बाहर ही क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं, बाहर ही रोक लेते हैं। कौन, हमारे ये नासा मार्ग में उपस्थित कौन, हेयर्स क्या कर रहे हैं, धूल के अंदर जो भी वायु के अंदर जो भी धूल के कण उपस्थित है उन्हें क्या कर रहे हैं, बाहरी रोक ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बाल जो उपस्थित होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये वायु का शुद्धिकरण करते हैं, वायु का क्या कर रहे हैं, ये शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, वायु का इन्होंने क्या कर दिया है बेटा, शुद्धिकरण कर दिया। चीजें, कहानी समझ में आ रही है, अच्छी बात है। और अगर मैं कहूं कि इसी नासा मार्ग के अंदर और क्या खासियत होती है, इसी के अंदर बेटा एक और खासियत होती है कि इस नासा मार्ग के अंदर, इस नासा मार्ग के अंदर जो पीछे वाली जगह होती है ना, एकदम पीछे वाली जगह, यहां वाली जगह, आप ऐसा कांच के अंदर ऐसी नाक उठा करके देखोगे तो एकदम लाल लाल रेड कलर की आपको दिखाई देगी, पिंक कलर की दिखाई देगी। हाथ लगा करके देखोगे तो एकदम ठंडा सा फील होगा, अगर सर्दी ना हो तो ही हाथ लगाना। ठीक है, तो हाथ लगा करके जब देखोगे तो एकदम क्या होता है, ठंडा सा लगता है हमें, एकदम बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि यहां पर इसके पास में क्या उपस्थित होती है, श्लेष्मा की परत। इस नासा मार्ग के अंदर क्या उपस्थित होती है, श्लेष्मा की क्या उपस्थित है, परत उपस्थित होती है, श्लेष्मा की परत उपस्थित होती है। ठीक है, और ये जो श्लेष्मा है, ये जो श्लेष्मा है, ये जो श्लेष्मा है, इसकी ये जो परत है, ये जो परत दिख रही है आपको श्लेष्मा की, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये क्या काम करती है, इसका काम ये होता है बेटा कि आप जब हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, तो जैसे गर्मी का समय है, गर्मी के समय बाहर हवा कितनी गर्म होती है, वो हवा हमारी त्वचा से भी अगर टच होती है, स्पर्श होती है, तो हमें एकदम गर्म लगता है, हमें एकदम गर्म लगता है। यदि इतनी गर्म हवा हमारे फेफड़े में गई तो भाई फेफड़ों को तो और ज्यादा क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। जब हमारी बाहर की त्वचा को इतना गर्म लग रहा है तो अंदर हमारे फेफड़ों में कितना गर्म लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में गर्मी के समय में जो बाहर गर्म हवा है उसको जब हम अंदर ले रहे हैं, वायु को जब हम अंदर ले रहे हैं, सांस को जब हम अंदर ले रहे हैं, तो ये जो हमारा पीछे वाला हिस्सा होता है, जो श्लेष्मा की परत होती है, इसका काम होता है क्या करना, कि उसके तापमान को कम कर देना। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, श्लेष्मा की परत वायु के तापमान को कम कर देती है, वायु के तापमान का क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है। कौन, हमारी श्लेष्मा की परत। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई कण, यदि कोई धूल का कण इन बालों के अंदर नहीं अटका, बालों के अंदर नहीं फंसा, तो जो पीछे श्लेष्मा है वो थोड़ी चिपचिपी होती है, वो क्या कर लेती है, उस धूल के कण को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, धूल के कण को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। कौन कर रहा है, ये हमारी श्लेष्मा का काम हो गया। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या, कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या। तो ये वायु के तापमान का क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है। और क्या काम कर रही है, ये शुद्धिकरण का भी काम कर रही है। ठीक है, और क्या काम कर रही है, शुद्धिकरण का काम करती है। ठीक है, तो वायु के तापमान का नियंत्रण एवं शुद्धिकरण का काम करती है। कौन, हमारी ये जो श्लेष्मा की परत होती है वो। ठीक है, श्लेष्मा की जो परत होती है वो ये काम करती है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब यहीं से अगर हम बात करें कि ये जो नासा मार्ग वाला इतना जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है, ये नासा मार्ग का हिस्सा है। और नासा मार्ग का ये हमारे पास में क्या हो गया है, काम हो गया है। इसके बाद वाला ये यहां वाला जो हिस्सा होता है, इतना अगर हिस्सा आप देखोगे, इतना क्षेत्र अगर आप देखोगे, तो इस क्षेत्र के अंदर बेटा
इधर से मुख भी आ रहा है और इधर से हमारे पास में नासा मार्ग वाला हिस्सा भी आ रहा है। तो ये वाला जो भाग है, ये इतना जो हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर हवा आती हुई भी दिखती है और इधर से भोजन आता हुआ भी दिखता है। मतलब ये वाला जो भाग है ये हवा, ये वाला जो भाग है ये हवा और भोजन दोनों के लिए होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये हवा और भोजन दोनों के लिए होता है और इसी को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, ग्रसनी हमारे पास में नाम आ जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है। तो ग्रसनी की अगर हम बात करें तो ये वायु के लिए, वायु एवं भोजन दोनों के लिए क्या होता है, ये मार्ग होता है। वायु एवं भोजन दोनों के लिए क्या होता है, ये मार्ग होता है। दोनों के लिए क्या होता है, ये मार्ग। नाम रखा हमने क्या, इसका ग्रसनी हमने नाम रख दिया। ग्रसनी हमारे पास में इसका नाम हो गया, ठीक है। यहां पर ये जो हिस्सा है ग्रसनी के बाद वाला, ये दो अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ग्रसनी के बाद वाला जो हिस्सा है वो कितने भागों में विभाजित हो गया, दो। यहां पे गले से कितने पाइप गए, दो। एक वाला तो होता है, एक पाइप तो होता है भोजन के लिए, उसका नाम हम रख देते हैं क्या, भोजन पाइप। और एक होता है हमारा इधर की तरफ, इसका नाम हमने रख दिया है बेटा क्या, ये हमारी हवा, हमारी वायु का पाइप है, इसलिए इसका नाम हो गया है क्या, विंड पाइप। इसको हमने नाम दे दिया क्या, विंड पाइप, या फिर हमने इसी को नाम दे दिया बेटा क्या, श्वास नली। इसका नाम हमारे पास में हो गया है क्या, श्वास नली हमारे पास में नाम हो गया, ठीक है। ग्रसनी के बाद में जो पूरा की पूरा रास्ता है वो दो भागों में बट गया। एक तो हमारे पास में भोजन वाला रास्ता हो गया और एक हो गया हमारे पास में कौन सा, वायु वाला रास्ता हो गया, ठीक है। जो वायु वाला हमारे पास में रास्ता है, जो वायु की हमारे पास में नली है, इस वायु की जो नली को हम नाम देते हैं वो आता है क्या, श्वास नली। इसी को हम बोल देते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया भी इसको बोला जाता है। क्लियर है इतनी कहानी। ये श्वास नली ऊपर श्वास नली के जस्ट ऊपर, यहां पर ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है ये यहां पे, ठीक है। इसका जो पूरा स्टार्टिंग वाला, इसका जो मेन गेट है, श्वास नली का जो मेन गेट है बेटा, ठीक है, श्वास नली का मेन गेट जो होता है वहां पर क्या उपस्थित होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक छोटी सी पेटी होती है। वो जो पेटी है ना, उस पेटी से आपकी आवाज उत्पन्न होती है। उस पेटी से क्या हो रही है, आपकी आवाज उत्पन्न हो रही है और उसका हमने नाम रख दिया है क्या, लैरिंग्स। उसका नाम हमारे पास में हो गया है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कंठ बोलेंगे। उसका नाम हमारे पास में हो गया है क्या, कंठ, ठीक है। तो ग्रसनी के बाद में हमें क्या देखने को मिला है, श्वास नली। श्वास नली का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी को हमने बोल दिया है क्या, कंठ, हमने नाम दे दिया। और कंठ के अंदर छोटा सा एक डिब्बी होती है, उस डिब्बी के द्वारा हमारी आवाज क्या होती है, उत्पन्न होती है। उस डिब्बी के द्वारा हमारी आवाज क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है मेरे लाल। अब ये श्वास नली आगे की तरफ जा रही है। कहां जा रही है, आगे। यहां से श्वास नली आ रही है यहां तक, ये एकदम बीज वाले हिस्से तक आई, जस्ट यहां पर आई बीज वाले हिस्से में। वो बीज वाले में हिस्से में आकर के दो भागों में क्या हो गई, बट गई। एक पाइप चला गया इधर, एक पाइप चला गया इधर, ठीक है। श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में क्या हो रही है बेटा, विभाजित हो रही है। श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। और इसके ये जो दो अलग अलग सिरे देखने को मिल रहे हैं, श्वास नली के जो दो अलग अलग सिरे आपको देखने को मिले हैं, इन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, श्वसनी। इनका नाम हमारे पास में हो जाता है क्या, श्वसनी, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हमारे पास में, ये जो दोनों की दोनों सिरे दिखाई दे रहे हैं, किसके हिस्से हैं ये श्वास नली के दो अलग अलग हिस्से हैं और इन्हीं का हमने नाम रख दिया है क्या बेटा, श्वसनी। हमने इसका नाम रख दिया, ठीक है। श्वसनी हमारे पास में इसका नाम हो गया। अब ये जो श्वसनी है, ये जो श्वसनी आपको दिखाई दे रही है, ये श्वसनी कहां प्रवेश कर रही है, ये प्रवेश कर रही है फेफड़े के अंदर। श्वसनी कहां प्रवेश कर रही है, फेफड़े के अंदर। मतलब यहां पर कौन उपस्थित है, यहां पर उपस्थित है आपका फेफड़ा। यहां पर कौन उपस्थित है, यहां पर उपस्थित है बेटा क्या, आपका फेफड़ा। ये हो गया हमारे पास में क्या, फेफड़ा हो गया। एक इधर की तरफ हो गया है और एक हमारे पास में हो गया है कहां, इधर की तरफ। एक हो गया हमारे पास में इधर की तरफ। ये दो अलग अलग क्या हो गए हमारे पास में, फेफड़े हो गए, ठीक है। दो अलग अलग क्या देखने को मिल गए, फेफड़े देखने को मिले। तो श्वसनी कहां प्रवेश कर रही है, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर रही है। और श्वसनी जब फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है बेटा, तो ये श्वसनी आगे चल करके दो या दो से ज्यादा हिस्सों में क्या होने लगती है, विभाजित होने लगती है।
ठीक है। श्वसनी आगे चल करके और बार बार क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। इसकी क्या बन रही है, ब्रांच बन रही है, अलग अलग क्या बन रही है, इसकी ब्रांच बन रही है। किसकी ब्रांच बन रही है, हमारी श्वसनी की। श्वसनी आगे जाकर के क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। और जब ये आगे जाकर के विभाजित हुई तो इन पाइप्स का नाम हमने रख दिया है क्या, आगे जाकर के जब विभाजित हुई तो इन पाइप्स का हमने नाम रख दिया है बेटा क्या, श्वसनिका। इनका हमने नाम रख दिया है क्या, श्वसनिका हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है, श्वसनिका हमने इसका नाम रख दिया। कहानी समझ में आई। पहला जो हमारे पास में हिस्सा था वो था नासा छिद्र, दूसरा क्या है नासा मार्ग, तीसरा क्या है ग्रसनी, चौथा क्या है गंठ कंठ, और क्या हो गया हमारे पास में श्वास नली, श्वास नली वाला हिस्सा हो गया। इसके अलावा श्वास नली दो भागों में विभाजित हुई, उसी को हमने क्या बोल दिया है, श्वसनी बोल दिया। श्वसनी फेफड़े के अंदर जाकर के और क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ब्रांच बन जाती है इसकी। उन्हीं को हमने नाम दे दिया है क्या बेटा, श्वसनिका। उसी का हमारे पास में नाम हो गया है क्या, श्वसनिका नाम हो गया। ये जो श्वसनिकाएं हैं, ये श्वसनिकाएं आखिरी में, इनका जो आखिरी का हिस्सा होता है, श्वसनिका का जो आखिरी हिस्सा होता है, ये क्या होता है, एकदम ऐसा फूला हुआ होता है। इस तरह से क्या होता है बेटा, फूला हुआ होता है। और इसका ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है, इस फूले हुए हिस्से को हम नाम दे देते हैं क्या बेटा, कुपिका। ठीक है, इस फूले हुए हिस्से का हमारे पास में नाम हो गया है क्या, कुपिका, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। ठीक है, इसी का हमारे पास में नाम हो गया है क्या, एल्वियोलाई, कुपिका, या फिर इसी को नाम दे दिया है क्या, एल्वियोलाई हमारे पास में नाम हो गया। क्लियर बात है, कहानी इतनी समझ में आ रही है। तो यहां से एयर आई नासा छिद्र से, उसके बाद में कहां गई, नासा मार्ग, नासा मार्ग से कहां गई, ग्रसनी, ग्रसनी से कहां, कंठ, कंठ से कहां, श्वास नली, श्वास नली से कहां, श्वसनी, श्वसनी से कहां चली गई, श्वसनिका, और श्वसनिकाओं से कहां चली गई है, कुपिका में। जो सबसे आखिरी भाग हो गया हमारे पास में, वो क्या हो गया, हमारा कुपिका वाला हिस्सा हो गया, एल्वियोलाई वाला हिस्सा हो गया। क्लियर, कहानी इतनी क्लियर कट आपको समझ में आ रही है। होता यह है कि ये जो पूरी श्वास नली है, ये बहुत ही ऐसा संकुचित जैसा पाइप होता है, एकदम ऐसा पाइप होता है, संकुचित जैसा। ठीक है, अब ये इसके अंदर से क्या होती है, एयर जाती है, इसके अंदर से क्या जा रही है, एयर। ये पाइप थोड़ा सा हमेशा खुला हुआ रहे, पाइप थोड़ा सा हमेशा क्या रहे, खुला हुआ रहे। इसलिए इस पाइप के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, यहां पर सी आकार के क्या उपस्थित होते हैं, छल्ले। सी आकार के क्या उपस्थित होते हैं, छल्ले उपस्थित होते हैं। क्यों है, क्या कहा मैंने क्या कहा कि एक पूरा पाइप है, इस तरह से ये पाइप खुला हुआ रहे, इसका मुंह खुला हुआ रहे, कहीं ऐसा ना हो कि ये पिचक जाए, पूरा की पूरा पिचक जाए। अगर पिचक गया तो हवा अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए थोड़ा सा पाइप खुला हुआ रहे, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा पाइप खुला हुआ रहे, इसलिए इसके अंदर यहां पर क्या डले हुए रहते हैं बेटा, रिंग डले हुए रहते हैं, रिंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, रिंग उपस्थित होते हैं। ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे हैं, सी आकार के हैं। मतलब देखो, एक तो हो गया पूरा ये गोला, एक ये रिंग हो गया, और एक हो गया ये वाला सी आकार का। सी आकार का मतलब इधर से क्या है, अधूरा है, इधर से क्या है, अधूरा है, सिर्फ इधर से क्या है, पूरा है। तो सामने से तो ये आपको पूरे कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे होते हैं, ये होता है सी आकार का, ऐसे। ठीक है, सामने से तो पूरा है, लेकिन अगर पीछे से अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है। पीछे से क्या दिख रहा है आपको, अधूरा दिख रहा है। कौन सा आकार है, तो सी आकार। क्या, कौन सा आकार हो गया, सी आकार। तो ध्यान रखना कि जो हमारी श्वास नली है, किसकी बात कर रहे हैं हम, श्वास नली की बात कर रहे हैं। श्वास नली के अंदर क्या होता है, सी आकार के उपास्थि के क्या होते हैं, उपास्थि से बने हुए, कार्टिलेज से बने हुए उपास्थि में क्या होते हैं, छल्ले उपस्थित होते हैं। छल्ले इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं। छल्ले को ही हमने बोल दिया है क्या, रिंग। छल्ले को ही हमने नाम दे दिया है क्या, रिंग हमने नाम दे दिया। ठीक है, कहानी समझ में आ गई क्या। अरे जैसे हमारा साइकिल नहीं होती, साइकिल का टायर एकदम ऐसा पूरा गोल वाले आकार में रहे, इसलिए उसके अंदर बीच में क्या डला हुआ होता है, रिंग डला हुआ होता है, इसीलिए तो वो एकदम फैला हुआ रहता है। अगर बीच वाला रिंग नहीं होगा तो साइकिल का टायर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। कहानी समझ में आ रही है। ठीक इसी तरह से यहां पर श्वास नली के अंदर सी आकार के क्या होते हैं, उपास्थि में छल्ले उपस्थित होते हैं। उपास्थि में क्या देखने को मिलते हैं आपको, छल्ले उपस्थित देखने को मिलते हैं। ये जो छल्ले हैं, वैसे तो आपकी 10th के सिलेबस में, 10th की एनसीईआरटी में, 10th की बुक्स में यही बताता है कि सी आकार के छल्ले जो होते हैं ना, वो कहां, कंठ में उपस्थित होते हैं। ये आपकी बुक्स बताती है।
और ज्यादा से ज्यादा कोई बुक्स बोल देगी कि कहां उपस्थित होते हैं, श्वास नली में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाओगे पता चल जाएगा कि ये जो सी आकार के छल्ले हैं ना, वो अंदर तक, ये इन अंदर तक वाले पाइप्स के अंदर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब श्वसनी और श्वसनिका के अंदर भी क्या उपस्थित होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं, ताकि ये पाइप सिकुड़ ना जाए, पिचक ना जाए, इसलिए। ठीक है, पाइप सिकुड़ ना जाए इसलिए यहां पर क्या होते हैं, छल्ले उपस्थित होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई है, इतनी कहानियां आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर के अंदर जो कोशिका होती है, आपके शरीर के अंदर जो कोशिका होती है, उस कोशिका में किसका निर्माण होता है, कोशिका के अंदर किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण। ये कौन है आपकी कोशिका। ठीक है, वो कोशिका के अंदर क्या बनता है, ऊर्जा बनती है। किससे बनती है, ग्लूकोज से बनती है। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनती है, ऊर्जा। और ग्लूकोज से जब ऊर्जा बनती है तो आपको यह भी पता है कि हमें इस ग्लूकोज को क्या ले जाकर के देना पड़ता है, ऑक्सीजन। अरे याद आ रहा होगा, क्रेब्स चक्र मैंने माइटोकॉन्ड्रियम बोला था कि वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो ग्लूकोज ने ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को लेकर के इसने क्या बनाया है, ग्लूकोज ने ऊर्जा को बनाया है। इसने किसको बनाया है बेटा, ऊर्जा के साथ में आपको पता है कि थोड़ा सा ये क्या बना देता है, जल। और क्या बना देता है, तो आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बातें आपकी पुरानी कक्षा की है, पिछली कक्षा की है। ठीक है, पुराने लेक्चर की है। ठीक है, अब हमने यहां से देखा कि ग्लूकोज को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। ग्लूकोज क्या मांग रहा है, ऑक्सीजन मांग रहा है। किससे मांग रहा है, कोशिका से मांग रहा है। ठीक है, कोशिका से मांग रहा है। वो कोशिका इस ग्लूकोज को क्या करती है, ऑक्सीजन ला करके देती है। कोशिका इस ग्लूकोज को क्या ला करके देती है, ऑक्सीजन ला करके देती है। लेकिन कोशिका ग्लूकोज को ऑक्सीजन कहां से ला के देती है, कोशिका को कहां ऑक्सीजन मिल गई, कोशिका इस ग्लूकोज को बेटा ऑक्सीजन ला करके देती है। कहां से, फेफड़ों के पास से। किसके पास से, फेफड़ों के पास से। होता क्या है कि जो फेफड़ों की कुपिका है, किसकी बात कर रहे हैं हम, फेफड़ों की कुपिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटा सा मेरा हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये मैंने यहां पर बना करके रखा है। ठीक है, ये क्या दिख रही है आपको, ये क्या दिख रही है आपको, ये कुपिका दिख रही है। ठीक है, ये क्या दिख रही है आपको, कुपिका दिख रही है। हुआ ये कि कोशिका को ऊर्जा की जरूरत थी, और कोशिका को जब ऊर्जा की जरूरत थी तो कोशिका ने ग्लूकोज से बोला कि भाई मुझे ऊर्जा चाहिए, तेरे पास ऊर्जा है, तू दे दे। ग्लूकोज बोलता कि पहले क्या ला करके दो, ऑक्सीजन ला करके दो। किसने बोला, ग्लूकोज ने बोला। क्या ला करके दो, ऑक्सीजन ला करके दो। कोशिका के साथ में समस्या, भाई ऑक्सीजन कहां से ला करके दे। कोशिका ने फोन लगाया। कोशिका ने क्या किया, फोन लगाया। किसको फोन लगाया, फेफड़े को फोन लगाया। किसको लगाया, फेफड़े को फोन लगाया। भाई फेफड़े के पास फोन आया, ट्रिंग 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 करके फोन आया। फेफड़ा बोलता है हेलो, कौन बोलता है, कोशिका बोलती है हाँ कोशिका बोल रही हूं। बोले क्या काम है, बोले मुझे ऊर्जा बनाना है। तो बोले बनाओ ना, आपके पास तो ग्लूकोज है। पर बोले ग्लूकोज बोल रहा है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दोगे तभी मैं क्या करूंगा, ऊर्जा बनाऊंगा। फेफड़े ने बोला हाँ तो क्या भाई, मेरी क्या जरूरत है। कोशिका बोलती है कि ग्लूकोज तो है, ऑक्सीजन मुझे चाहिए। और फेफड़े भैया तुम्हारा संपर्क सीधे वातावरण से है, तुम सीधे वातावरण से लेन देन करते हो, तो एक काम करो ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन मुझे पहुंचा दो ना। कौन बोल रही है, कोशिका बोल रही है। किससे बोल रही है, फेफड़े से बोल रही है। फेफड़ा भाई बड़ा दिलदार आदमी है, बड़ा दिलदार आदमी है। उनने कहा ठीक है। बोले मेरे कांटेक्ट सीधे किससे हैं, वातावरण से। मेरा लेन देन किससे चलता है, वातावरण से। कौन बोल रहा है, फेफड़े बोल रहे हैं। बोले मैं ऑक्सीजन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वातावरण से बोल दूंगा, ऑक्सीजन तो मुझे मिल जाएगी। लेकिन मैं ऑक्सीजन को तुझ तक पहुंचाने कैसे आऊंगा, वातावरण से तो मैंने ऑक्सीजन ले ली, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा। लेकिन भाई तुझ तक, कोशिका तक मैं पहुंचाने आऊं कैसे ऑक्सीजन को। कोशिका बोलती कि अपना, अब भाई बड़ी ही अपने तो फंसी में आ गई है, फंस गए अपन तो। फेफड़े ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, किसको, कोशिका को। लेकिन फेफड़ों के पास से कोशिका तक ऑक्सीजन लेकर के आएगा कौन। इसके लिए कोशिका ने भाई, इस कोशिका ने क्या किया, संपर्क मिलाया। क्या किया, संपर्क मिलाया। किससे संपर्क मिलाया,
रक्त से, रक्त से। रक्त को कोशिका बोलती कि भाई तुम तो आवारा हो। बोले अरे ऐसे कैसे बात कर रही है, आवारा हो का क्या मतलब है? अरे बोले भैया आवारा का मतलब तुम तो पूरे शरीर में घूमते हुए रहते हो, पूरे शरीर में घूमते हुए रहते हो। तो एक काम करो ना, जब तुम कहां जाते हो, फेफड़े के पास जाते हो, तो क्या करो, उस फेफड़े के पास से मेरा पार्सल लिया ना। किसका पार्सल लिया ना? बोले ऑक्सीजन का पार्सल ले आना। कौन बोलती है? कोशिका। किससे बोल रही है? रक्त से। ठीक है भाई, रक्त बात मान गया। रक्त आना जाना करता है किसके पास से? रक्त का आना जाना चलता है किसके पास से? फेफड़े के पास से। ठीक है, और फेफड़े में भी कहां से? इस कूपिका के पास से रक्त क्या होता है? आना जाना करता है। किसके पास से? कूपिका के पास से रक्त क्या कर रहा है बेटा? आना जाना कर रहा है। ठीक है, और रक्त आपको पता है कि पाइप्स के अंदर बहता है। रक्त किसके अंदर बहता है? पाइप्स के अंदर बहता है। पाइप्स के अंदर बहता है। कौन? हमारा रक्त। कौन बहता है भाई साहब? रक्त हमारा किसके अंदर बह रहा है? ये रक्त हमारा बह रहा है किसके अंदर? पाइप्स के अंदर। अब बात कुछ ऐसी कि रक्त इस कूपिका के पास से आ रहा है। रक्त कहां से आ रहा है? कूपिका के पास से आ रहा है। ठीक है, कूपिका के पास से। और रक्त को पता है कि भाई कोशिका का फोन आया था और कोशिका ने बोला था कि क्या करो, उधर से आओ, तो आते आते किसको ले आना? ऑक्सीजन को ले आना। किसको ले आना? ऑक्सीजन को ले आना। ठीक है भाई, फेफड़े क्या करते हैं कि सीधे वातावरण से नासा छिद्र डायरेक्ट सीधे संपर्क में है, तो फेफड़े क्या करते हैं? सीधे सीधे वायु को खींच लेते हैं। सीधे सीधे वायु को क्या किया? फेफड़ों ने खींच लिया। कहां तक ले आए? कूपिका तक ले आए। कौन लेकर के आ गए? फेफड़े वायु को यहां तक लेकर के आ गए। ठीक है, अब फेफड़े यहां तक कूपिका तक वायु को लेकर के आ गए। कूपिका से वायु को या ऑक्सीजन को लेकर के जाने की जिम्मेदारी किसकी है? लेकर के जाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भाई अब रक्त की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? रक्त की जिम्मेदारी है। भाई रक्त ने क्या किया? इस कूपिका के पास से किसको लिया है? ऑक्सीजन को लिया। किसको लिया? ऑक्सीजन को। और रक्त में क्या उपस्थित है? अब भाई ऑक्सीजन उपस्थित है। ऑक्सीजन 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 कहां पर आई? ये इस कोशिका के पास में आ गई। ठीक है, कोशिका के संपर्क क्षेत्र में, मतलब कोशिका के आसपास वाले क्षेत्र में आ गई। कोशिका को जैसे ही पता चला भाई अपना पार्सल आ गया है, तो उसने इस रक्त से क्या कर लिया है? ऑक्सीजन को ले लिया है। रक्त से किसको ले लिया है? ऑक्सीजन को ले लिया। किसने ले लिया? कोशिका ने ले लिया। और उसी ऑक्सीजन को दे दिया किसको? ग्लूकोज को। कोशिका की बात बन गई, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल गया, उसने ऊर्जा बना दी, कोशिका का काम अच्छा चल रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही, मौज में मजे ही मजे उसके चल रहे हैं। लेकिन समस्या एक दूसरी समस्या क्या हो गई? खड़ी हो गई। कौन सी वाली? ग्लूकोज ने ऑक्सीजन को लिया, ऊर्जा बना दी। ऊर्जा का तो काम है। पानी, अच्छी बात है, हमारे शरीर में पानी की जरूरत होती है, काम में हम ले लेंगे। लेकिन यहां पे बन रही है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे बन रही है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे शरीर में इस कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी उपयोग नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर बन रही है कोशिका के अंदर। कोशिका टेंशन में, अरे भाई साहब वैसे ही तो जगह कम है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहां रखूंगी? कोशिका ने कहा कि भाई इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। और ठिकाने अगर लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कैसे लगाएं ठिकाने? इन्होंने कहा कि भाई अपना कर्ज है, एहसान है। किससे? फेफड़ों से। उन्होंने अपने को दी थी क्या? ऑक्सीजन। उन्होंने कहा लौटा दो। किसको लौटा दो? कार्बन डाइऑक्साइड को। कैसे लौटाएगी? तो उसी का सहारा लिया जिसने ऑक्सीजन लेकर के आया था। किसने ऑक्सीजन लेकर के आया था? रक्त ने ऑक्सीजन लेकर के आया था। ठीक है, तो रक्त को जाते जाते, रक्त यहां से जब जा रहा था, तो रक्त को जाते जाते इस कोशिका ने क्या कर दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। कोशिका ने क्या दे दिया है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको रक्त लेकर के जा रहा है कहां पर? फेफड़ों के पास। फेफड़ों के पास में कहां पर? तो ये जो हमारी कूपिका है ना, उस कूपिका के पास में लेकर के जा रहा है। ठीक है, किसके पास में? कूपिका के पास में लेकर के जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका के पास पहुंची, कार्बन डाइऑक्साइड कहां चले जाएगी? ये चले जाएगी कूपिका के अंदर।
कुपिका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। कुपिका सीधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगी? बाहर, शरीर से क्या कर देगी? बाहर कर देगी। ठीक है, तो जो हम सांस ले रहे हैं उस सांस के द्वारा कुपिका ने लिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन चली गई कहां? कोशिका के पास। कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी वो आई कुपिका के पास, और जब हमने सांस छोड़ी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड चली गई कहां? शरीर से बाहर चले गई। कहानी समझ में आ रही है क्या? कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? तो हमने देखा कि भाई कोशिका अपनी जुआ जमा चुकी थी, ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा भी मिल गया। यहां पर इस कुपिका के पास में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर ऑक्सीजन आ रही है इधर, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उधर। ऑक्सीजन आई इधर, कार्बन डाइऑक्साइड चली गई कहां? उधर। तो ऑक्सीजन को अंदर डाला रक्त के, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। ये जो लेन देन की प्रक्रिया है इसे हमने नाम दिया है क्या? गैसीय आदान प्रदान। इस प्रक्रिया का हमारे पास में नाम हो गया है क्या? गैसीय आदान प्रदान। तो ध्यान रखना बेटा जी, मेरे लाल जी, कि गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां पर होती है? गैसीय आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, प्रदान की प्रक्रिया कहां पर होती है? कुपिका के अंदर होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है? कुपिका के अंदर प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर बात? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। कुपिका कैसे होती है, कैसे दिखाई देती है? तो ध्यान रखना, ये गुब्बारे के जैसी है। ठीक है, गुब्बारे जैसी संरचना होती है। गुब्बारे जैसी क्या होती है? ये संरचना होती है। कौन होती है? ये हमारी कुपिका होती है। क्लियर बात? इतनी कहानी समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। क्लियर क्लियर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, पर सर एक बात बताओ, आपने कहा कि ऑक्सीजन का यहां लेन देन हो रहा है, इसको गैसीय आदान प्रदान बोल दिया, तो वही तो यहां पर भी हो रहा है, तो इसको भी तो हम गैसीय आदान प्रदान बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, इसको भी हम गैसीय आदान प्रदान बोलते हैं। लेकिन 10th के लेवल में बस इतना पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर फेफड़ों में गैसीय आदान प्रदान कहां होता है? ये कुपिका के अंदर होता है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। कहानी समझ में आ गई? एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अरे सर कैसे बोले? आपने तो चैट ऑफ कर रखी है सर, कैसी बात करते हो यार आप, कैसे आप बात करते हो? अरे थोड़ी देर और रुक जाओ जरा, फिर मेरी बात थोड़ी देर और सुन लो, उसके बाद में बता देना इकट्ठा। ठीक है, सुनना थोड़ी सी बात और मेरी ध्यान से सुनना। यहां पर आपने देखा कुपिकाओं से ऑक्सीजन इधर आई, कार्बन डाइऑक्साइड उधर गई। ये इधर आई कैसे, वो उधर गई कैसे? ऐसा हुआ कैसे? ऐसा कैसे हुआ? अरे मैंने एक प्रक्रिया पढ़ाई थी तुम लोगों को, बिसरण। एक प्रक्रिया होती है बिसरण, एक प्रक्रिया होती है क्या? बिसरण। बिसरण में क्या होता है? जो गैस जहां पर ज्यादा से कहां जाती है? कम की तरफ जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बिसरण की प्रक्रिया। क्या नाम देते हैं उसका? नाम देते हैं बिसरण की प्रक्रिया। आपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि जहां अगरबत्ती जल रही थी वहां पे धुआं ज्यादा था, तो धुआं ज्यादा से कहां चला गया? कम की ओर चला गया। कहानी इतनी समझ में आ रही है क्या? यही प्रक्रिया यहां पर हुई। ये जो रक्त है, इस रक्त के अंदर यहां पहले ऑक्सीजन क्या था? कम, और इस कुपिका के अंदर ऑक्सीजन क्या था? ज्यादा। क्यों? कुपिका ने वातावरण से ऑक्सीजन ले रखी थी, तो कुपिका के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा, रक्त के अंदर ऑक्सीजन कम, तो ऑक्सीजन उठ करके ज्यादा से कहां आ गई? कम की ओर आ गई है। ज्यादा से कहां आ गई? कम की ओर आ गई। कौन सी प्रक्रिया हुई है यहां पर? बिसरण की प्रक्रिया हुई है। ये मैंने पढ़ा रखा है तुम लोगों को। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान रखना। क्लियर? कहानी इतनी समझ में आ गई। अब एक बड़ी विशेष बात ध्यान रखो कि ये जो रक्त है ना, ये तो तरल पदार्थ है। रक्त कैसा है? तरल पदार्थ है। तो फिर आखिर ये पूरे शरीर के अंदर, ठीक है, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेके घूमता है? रक्त पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेके घूमता है? आखिर इसके पास में ऐसी क्या पावर है, क्या छुपी हुई इसके पास में शक्तियां हैं? सुनना, होता यह है बेटा कि रक्त के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रक्त की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रक्त के अंदर क्या उपस्थित होती है? रक्त के अंदर उपस्थित होती है कौन? लाल रक्त कणिका। कौन उपस्थित होती है? लाल रक्त कणिका उपस्थित होती है। अरे सर इतना हिंदी, अरे इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? आरबीसी। ठीक है, इसी का नाम हो गया है क्या? आरबीसी, रेड ब्लड सेल हमारे पास में नाम हो गया। किसके अंदर उपस्थित होती है? किसके अंदर उपस्थित होती है? तो ये उपस्थित होती है हमारे रक्त के अंदर। ऐसी दिखाई देती है, इस तरह से।
इस तरह से दिखाई देती है, कचोरी के जैसी। किसके जैसी दिखाई दे रही है आपको? कचोरी के जैसे दिखाई दे रही है। कौन दिखाई दे रही है? लाल रक्त कणिका। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सारी बातें ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलना, मजे मत मारते रहना, ठीक है ना। तो ये क्या देखने को मिल रही है हमको? आरबीसी देखने को मिल रही है। इस आरबीसी के ऊपर, इस आरबीसी के ऊपर एक होता है शक्तिमान, और उस शक्तिमान का नाम होता है हीमोग्लोबिन। शक्तिमान का नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। किसके ऊपर है? आरबीसी के ऊपर है, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका के ऊपर क्या उपस्थित है बेटा? हीमोग्लोबिन उपस्थित है, ठीक है। तो इस शक्तिमान का नाम हमने रख दिया है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके ऊपर उपस्थित होता है? आरबीसी के ऊपर उपस्थित होता है। और इस हीमोग्लोबिन के साथ में कंडीशन है, इस हीमोग्लोबिन के साथ में एक कंडीशन है, एक बहुत ही अच्छी बात है। क्या? ये हीमोग्लोबिन चुपके चुपके, ये हीमोग्लोबिन चुपके चुपके भाई करता है किसी से? क्या? लाड़ प्यार करता है। किससे करता है? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन चाहता है कि उसकी दोस्ती हो जाए, किससे? ऑक्सीजन से। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन किससे दोस्ती करना चाहता है? ऑक्सीजन से। तो ध्यान रखो कि भाई ये ऑक्सीजन से अधिक बंधुता रखता है। बंधुता मतलब दोस्ती करना। अधिक ऑक्सीजन से क्या करता है? अधिक बंधुता रखता है, ठीक है। अधिक क्या रखता है? बंधुता रखता है। और इसी कारण ऑक्सीजन से अधिक बंधुता रखता है। इसी कारण जब यहां पर ऑक्सीजन आई, अरे भाई तुम ही सोचो, तुम्हें अगर कोई तुम्हारा वाला दिख गया, तुम चाहते हो कि नहीं यार इससे अपने को अच्छा व्यवहार बनाना है, दोस्ती करनी है, तुम जा रहे हो बाइक से, वो पैदल जाते हुए दिखी, तुम क्या करोगे? कहीं छोड़ना है आपको, छोड़ दो, ऐसा ही करोगे? ड्रॉप करोगे? ठीक यही तरह से, इसी तरह से यहां पे कौन है? इस रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन को यहां पे दिखा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से दोस्ती यारी बढ़ाना है तो पूछ लिया तुमको कहीं छोड़ दो, ऑक्सीजन ने बोल दिया छोड़ दो। कहां पर? कोशिका के पास। तो ये हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को ड्रॉप करने का काम कर रहा है। कहां? फेफड़ों से कोशिका के पास में लेकर के जाने का काम किसने किया? इस हीमोग्लोबिन ने किया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन से अधिक बंधुता रखता है, इसलिए ये क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। ऑक्सीजन का क्या किया है इसने? परिवहन किया है। ऑक्सीजन का क्या कर दिया इसने? परिवहन कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? कहानी समझ में इतनी आ गई क्या? इतनी बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। इसी कारण से, ठीक है, इसी कारण से मार्केट में एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैल गई? सबको पता चल गया कि भाई ये जो हीमोग्लोबिन है ये किसको ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा था? ऑक्सीजन को। इसलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? श्वसन वर्णक। इसका नाम पड़ गया है क्या? श्वसन वर्णक कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं बेटा? श्वसन वर्णक कहते हैं। इस बात को जरा ध्यान रखना। क्लियर कट कहानी इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रक्त में कौन थी? लाल रक्त कणिका थी, आरबीसी। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन उपस्थित था, और भाई साहब को बहुत ज्यादा लगाव था किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मिली कुपिका के पास, इसने पूछ लिया छोड़ दूं क्या कहीं? ऑक्सीजन ने बोल दिया कोशिका के पास छोड़ दो। ऑक्सीजन को ला करके छोड़ दिया कहां? कोशिका के पास। और तभी से मार्केट में इसका नाम हो गया है क्या? श्वसन वर्णक इसका नाम हो गया। क्लियर कट कहानी समझ में आ गई। लेकिन सर इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या? उसको कौन लेकर के आएगा? इधर से इधर कौन लेकर के जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को? तो ध्यान रखो मेरे लाल कि रक्त के अंदर जो दूसरा भाग होता है, रक्त के अंदर होता है क्या? प्लाज्मा। रक्त के अंदर होता है क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज है? कभी अगर देखा हो कोरोना के समय ब्लड सैंपल इकट्ठा करते हैं तो नीचे तो होता है रेड कलर का, और ऊपर थोड़ा सा पानी जैसा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। कभी देखा हो तो, नहीं भी देखा हो तो इतना ध्यान रखो कि रक्त के अंदर ब्लड में कुछ पानी जैसा होता है, और उसी को हम बोल देते हैं क्या? प्लाज्मा बोल देते हैं, ठीक है। प्लाज्मा। और प्लाज्मा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ा ही दुखी देखता है। क्यों देखता है? भाई जहां बनी थी कोशिका के अंदर, उसका जन्म हुआ था, लेकिन कोशिका खुद नहीं रखना चाहती, ठीक है। रोते रोते कार्बन डाइऑक्साइड कहां आई? इस ब्लड के अंदर। ब्लड में किसने सहारा दिया? प्लाज्मा ने। प्लाज्मा ने कहा चलो छोड़ देता हूं जहां तुम्हें जाना हो, ठीक है। कहानी इतनी क्लियर। तो प्लाज्मा किसका परिवहन करती है? प्लाज्मा किसका परिवहन करती है? प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है, ठीक है, करती है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई है।
क्यों कर रही है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब क्या हमारे पास में जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल में क्या है? घुलनशील है। जल में क्या होती है? घुलनशील। और जल मतलब क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन विलेय अवस्था में होता है, विलेय अवस्था में होता है, विलेय अवस्था में होता है। विलेय अवस्था का मतलब क्या? वो प्लाज्मा के अंदर घुल गई थी और प्लाज्मा के अंदर घुल करके कहां जा रही है? उधर जा रही है। हीमोग्लोबिन ने क्या किया? ऑक्सीजन को अपने सर आंखों पर पीछे सीट पर बिठाया और लेकर के छोड़ने आया। कहां पर? यहां पर छोड़ने आया। ठीक है मेरे लाल, तो इतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई है, इतनी पिक्चर आपके लिए क्लियर हो गई। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन सबसे पहला फेमस क्वेश्चन यही बनता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाओ। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर नासा मार्ग की क्या महत्वपूर्ण योग्यता है, महत्वपूर्ण क्षमता है, क्या इसका काम है नासा मार्ग का। तो भाई ये हमने क्या करे, उसके काम पढ़ लिए। ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां होती है? कुपिका के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? कुपिका के अंदर होती है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? आप बोल देना कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अधिक बंधुता रखता है, इसलिए ये ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन को ही हम क्या बोलते हैं? श्वसन वर्णक बोलते हैं। पूछा जाएगा श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से अधिक बंधुता रखता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वही बात है और क्वेश्चन को घुमा घुमा करके आपसे पूछेगा, आंसर वही आना है, आंसर वही आना है। क्लियर कट कहानी यहां पर समझ में आ गई होगी और वही चीज मैंने आपको यहां पर नोट डाउन करके भी अलग से दी है। ठीक है, अलग से बताइए। ठीक है, वैसे तो शॉर्ट नोट से ही सारे के सारे आपको आंसर मिल जाएंगे और बन जाएंगे। ठीक है, नासा द्वारा वही सारी चीज मैंने यहां पे आपको लिख करके दे रखी है कि भाई ये क्या होते हैं? महीन बॉल होते हैं। क्या कर देते हैं? वायु, धूल और दूसरी अशुद्धियों को बाहर कर देते हैं। श्लेष्मा की परत होती है जो क्या करती है? शुद्धिकरण करती है। ग्रसनी के बारे में मैंने बताया, भोजन और वायु दोनों के लिए सम्मिलित होता है। ठीक है। कंठ के बारे में मैंने बता दिया, नासा द्वार से वायु कंठ द्वारा कहां होती है? फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। श्वास नली के बारे में मैंने आपको बताया और श्वसनी के बारे में बताया, श्वसनिका के बारे में और कुपिका के बारे में। श्वास नली फुफ्फुस के अंदर छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। ठीक है। और कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का क्या होता है? जाल होता है। मैंने बता दिया है, ये यहीं पर बताया है। कुपिका के पास में कौन आई है? रुधिर वाहिका आई है, ब्लड की नलियां आई है, ब्लड कैपिलरीज आई है। आपसे पूछा जाएगा कुपिका किसे कहते हैं? बताओ जरा, वो कुपिका के काम बताओ। यही लिख करके आना है कुपिका के अंदर, इतना सा ही लिख करके आना है, ये इतनी सी 3 लाइन। ठीक है। अगली बात मैंने बताई, फेफड़ों की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, बहुत दोस्ती यारी रखता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कहां उपस्थित होता है? लाल रुधिर कणिकाओं में। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है, मतलब घुली हुई अवस्था में होता है। यही बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले और मेरे नीले। ठीक है, ये चित्र आपको किताब के अंदर दे रखा है, लेकिन आपको इतना खतरनाक, इतना धुआंधार नहीं बना करके आना है। आप ये सीधा सिंपल सा ये इतना सा बना करके आओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। एक काम, बस एक एहसान कर देना कि जो चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है ना, वो चीजें वहां एग्जाम में भी लिख करके आ जाना। मैंने लिखा है यहां पे ग्रसनी, वायु और भोजन दोनों के लिए मार्ग, तो ये ऐसा कि ऐसा वहां लिख करके आ जाना। वो एग्जामिनर सोचेगा, अरे भाई साहब ये तो इसको मैंने डायग्राम बनाने का बोला था, ये तो 4 चीजें एक्स्ट्रा बता रहा है। ठीक है, तो फायदा मिलता है उसका, यही कि यही लिख करके आ जाना। क्लियर कहानी?
कहानी इतनी आपको समझ में आ चलिए, यही चित्र मैंने आपको यहां पे समझाया। ठीक है, सब कुछ इसमें से मैंने बता दिया। पसलियां क्या है वो नहीं बताई है, वो सब मैं बताऊंगा। पसलियां और डायफ्राम क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जरा घबराओ मत, इसके बारे में टेंशन मत लो, ये मैं बता दूंगा। अब फटाफट से जरा मुझे बता दो कि हाँ सर जी इतनी कहानी हमें समझ में आ गई है। जरा लिख डालो चैट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, मेहनत जो है वो सफल हो गई है। ठीक है, फटाफट से लिख डालो। चलिए 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 चलिए, चैट कर दिया हमने आपकी ओपन। ठीक है, चैट कर दी आपकी मैंने ओपन। बताइए भाई, खटाखट जरा बता दो। उसके बाद में मैं पूछ लेता हूं क्या, थोड़े से सवाल पूछ लेता हूं तुम लोगों से। अरे तुम तो भाई बड़े ही धुआंधार हो रहे हो। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे फेफड़े, फेफड़े को ही फुफ्फुस बोलते हैं। अरे एक बच्चे का कमेंट आ गया, फुफ्फुस किसको बोलते हैं, फुफ्फुस। अरे ये जो कह दे तो दिख रहे ना, ये जो दिख रहे ना, ये जो दिख रहे ना, ये जो दिख रहे ना, यही क्या है, यही फेफड़े हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं। ये हमारे फुफ्फुस मामा हैं, ये हमारे क्या है, फेफड़े, या फिर इन्हीं को हमने बोल दिया है क्या, फुफ्फुस मामा। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे फुफ्फुस मामा है। ठीक है, और फुफ्फुस मामा हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। अच्छा, अरे वाह मेरे भाई साहब, डी 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 लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। वाह भाई साहब, डी डी लिखना भी स्टार्ट कर दिया। चलो 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 चलो, सवाल का जरा जवाब दीजिए। फुफ्फुस मामा समझ में आ गए क्या, फुफ्फुस मामा? यस 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 यस, आपका नाम ले लिया बेटा। चलिए फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिए। क्लियर क्लियर क्लियर, जरा फायर इमोजी भेज दीजिएगा। बहुत बढ़िया। अरे हाँ बहुत अच्छा बोलता हूं, मतलब क्या, अरे हाँ मतलब, अरे हाँ ऐसा कुछ बोलता हूं क्या मैं, मुझे नहीं पता भाई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप अरे हाँ बहुत अच्छा बोलते हो। पूछा है मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां होती है। बेटा अगर इसमें भी 90% से कम ने अगर जवाब दिया ना, तो मैं है ना, तुम फिर क्या बोलूं मैं। फटाफट से इसका जवाब दो, जल्दी जल्दी से जवाब दो। क्लियर 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 क्लियर, सरकार की जय हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसका जवाब दीजिएगा मेरे सर। ठीक है, श्वास नली में गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां होती है, श्वास नली में होती है, कहां होती है, जरा धुआंधार तरीके से बताइएगा, धुआंधार तरीके से जरा बताइएगा। सर जी गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया के बारे में आपने पूछा है, आप इतना रद्दी सवाल हमसे कैसे पूछ सकते हो सर, हमसे कैसे पूछ सकते हो आप? आपसे हमने पढ़ा है, हम तो बता ही देंगे कि गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया कहां होती है, कुपिका में होती है। मतलब डी हमारा सही आंसर है। 96% बच्चों ने क्या किया है, जवाब दिया है। बहुत ही धुआंधार, बहुत ही ताबड़तोड़ हमारे बच्चे हैं। ठीक है ठीक है, अगला सवाल आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पूछा है इन्होंने किसी के बारे में जानकारी पूछी है। क्या पूछी है, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके लिए उच्च बंधुता रखता है, किसके लिए उच्च बंधुता रखता है, यह पूछा है। ठीक है, फटाफट से जरा बताना भाई। हीमोग्लोबिन बड़ा ही सच्चा आदमी है, बड़ा ही सच्चा आदमी है। ठीक है, और उसका सच्चा प्यार बस एक ही है। ठीक है ठीक है, उसका सच्चा प्यार एक ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलते यार, मेरा नाम लेकर के जय मत लगाओ। सरकार मतलब सब कुछ हो सकते हैं, सरकार का मतलब आप लोग क्या हो, सरकार हो। जो आप जिस भी भगवान को मानते हो वो भी क्या है, सरकार है। ठीक है, उनकी कृपा है हम लोगों के ऊपर। आप खुद भी क्या हो, अपने आप में एक सरकार हो, आप खुद बड़े हो, तो मैं तुम लोगों के लिए बोलता हूं सरकार। ठीक है, तुम हो मेरी सरकार। क्लियर है? चलिए, तो भाई ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, बताओ जरा हीमोग्लोबिन का सच्चा प्यार कौन है? हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, फटाफट 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 फटाफट, बहुत तेजी से बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आंसर दे रहे हो आप लोग। बहुत ही धुआंधार, बहुत ही धुआंधार। ठीक है, चलिए, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका एक ही है सच्चा प्यार, वो है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए होता है। तो आंसर हमारे पास में आएगा वी। 88% बच्चों ने इसका जवाब दिया है। 5% बच्चे कहां चले गए हैं, यहां पर चलेंगे। ये गलत बच्चा, ये गलत बात है। मैंने पहले ही कहा हीमोग्लोबिन बड़ा सच्चा आदमी है, उसका बस एक ही है, उसको बस एक से ही मतलब है। ठीक है, वो तुम लोगों जैसा नहीं है, तुम लोगों जैसा नहीं है, वो सिर्फ एक के ऊपर ध्यान रखता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल आप लोगों के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जरा फटाफट से बताइएगा। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है? हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है, जरा फटाफट से बताइएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? अरे यार एक बच्चा जी पोल हो सकता है तुम लोगों का नेटवर्क में, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा हो। हीमोग्लोबिन, एक बच्चुआ ने पूछा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अधिक बंधुता क्यों रखता है? बहुत ही धुआंधार सवाल। ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की बंधुता रखने के पीछे यह कारण है बेटा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसमें उपस्थित होते हैं आयरन, उसके अंदर होता है क्या? आयरन उपस्थित होता है। और आयरन, आयरन होता है ना, आयरन मतलब लोहा। आपको पता है कि लोहे के अंदर बहुत जल्दी जंग लग जाती है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसको पसंद है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से प्यार किसकी वजह से हुआ? आयरन की वजह से। हीमोग्लोबिन आयरन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन से मिलकर के बना हुआ होता है, इस कारण इसकी बंधुता ज्यादा होती है। चलिए ठीक है, तो सवाल हमारे पास में था कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें बेटा? श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सांस लेने देने की जो प्रक्रिया। 90% बच्चों ने क्या किया है, इसका जवाब दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धुआंधार तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, इसका जवाब दिया है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर में मैं पोल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पूछा है नासा द्वार से प्रवेश करने वाली वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन के बारे में पूछा है। कभी कभी हम लोग गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, सही कथन के बारे में यहां पे पूछा है। ठीक है, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फटाफट से जरा बताइएगा। क्लियर 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 क्लियर। पोल स्टार्ट कर दूं अब? मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं 45 सेकेंड का। चलिए, पहला इसमें दिया है नासा मार्ग से जाने वाली वायु धूल तथा अशुद्धि रहित होती है। ठीक है, धूल और अशुद्धि को हटाने का काम करता है। नासा मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो कि शुद्धिकरण में सहायता करती है। नासा मार्ग से प्रवेश करने वाली वायु का तापमान नियंत्रित किया जाता है ताकि फेफड़ों को कोई नुकसान ना हो। बताइए जरा इसका आंसर। ठीक है, बताइए जरा इसका आंसर। क्लियर कहानी इतनी समझ में आपको आ गई है? ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई। बताओ बताओ इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है? क्लियर क्लियर। और इस सवाल का जवाब हो जाए तो जरा फायर इमोजी दे दीजिएगा। हम हमारा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत धुआंधार तरीके से आप लोगों के दिमाग में फिट होगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास में आंसर आता है बेटा कौन सा? डी वाला, उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? ये सारे के सारे जो काम होते हैं वो सब सब सारे के सारे क्या है? सही है। मतलब ये पूरी की पूरी बातें सही है, इसलिए हमारे पास में जो आंसर है ना वो आएगा क्या? डी इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब, 68% बच्चों ने जवाब दिया है। बस इसमें क्या गलत हो गया? इसमें क्या गलती कर दी तुम लोगों ने? मैंने कहा कि जो वायु नासा द्वार से प्रवेश करती है उसके लिए कौन सा कथन सही है? ये जो नाक से जब वायु ने प्रवेश किया तो उसके लिए कौन सा कथन सही है? नासा मार्ग से जाने वाली वायु धूल तथा अशुद्धि रहित होती है, यह बात सही है, उसमें धूल और अशुद्धि नहीं होती है। ठीक है, रहित हो जाना मतलब उसमें धूल और अशुद्धि नहीं है, हट गई उसकी धूल अशुद्धि। नासा मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो कि शुद्धिकरण में सहायक होती है, यह बात भी क्या है बेटा? सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, इस स्टेटमेंट में भी कोई गलती नहीं है। नासा मार्ग से प्रवेश करने वाली वायु का तापमान नियंत्रित किया जाता है ताकि फेफड़ों को कोई नुकसान ना हो। ये तीनों काम, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, इसलिए हमारे पास में आंसर आएगा डी। हमारे पास में आंसर आएगा क्या? डी आएगा। गलत कैसे कर दिया भाई? क्लास चलेगी, क्लास चलेगी अभी, है ना? इतना जल्दी तुम लोग क्या कर लेते हो यार? ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई आगे की पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है?
अरे पिक्चर हो सकता है तुम लोगों का पावर सेविंग मोड में हो गया, डाटा सेविंग मोड में हो गया होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर है इतनी। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, फटाफट से जरा फायर इमोजी जरा भेज दीजिएगा। हमारी अगली जो बात है वो है हमारे पास में किसका, स्वाच्छोवास। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्वाच्छोवास। ठीक है, तो फटाफट से जरा फायर इमोजी भेजिएगा। पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में, स्वाच्छोवास। इसी को हम बोल देते हैं बेटा क्या, ब्रीथिंग। इसी का नाम हमारे पास में हो जाता है क्या, ब्रीथिंग हमारे पास में नाम हो जाता है। अब ब्रीथिंग आपको पता है कि वायुमंडल से हवा लेना, वायुमंडल से सांस लेना और सांस को क्या कर देना, बीच बीच में क्वालिटी लो हो जा रही है बेटा, बीच बीच में क्वालिटी लो हो सकता है तुम लोगों का डाटा सेविंग की वजह से कुछ हो रही हो। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्वाच्छोवास के बारे में। स्वाच्छोवास क्या होती है, तो वायुमंडल से, ठीक है, सबसे पहली चीज तो इसकी परिभाषा क्या करना, वायुमंडल से, वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त वायु को लेना, ऑक्सीजन युक्त वायु को लेना एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, एवं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को छोड़ना, वायु को छोड़ना। इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, स्वाच्छोवास। इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, स्वाच्छोवास हमारे पास में नाम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी का हमारे पास में नाम हो जाता है क्या, स्वाच्छोवास। अब बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा, कैमरामैन जरा फोकस कीजिएगा। ठीक है, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। होता क्या है बेटा कि आपका जो पूरा शरीर है ना, आपका जो पूरा शरीर है ना, ठीक है, ऊपर वाला हो गया सिर, ये जो यहां से ये जो पूरा धड़ वाला हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये हिस्सा दो अलग अलग भागों में क्या होता है, बटा हुआ रहता है। ठीक है, आपके शरीर का जो हिस्सा है, जो धड़ वाला हिस्सा है, ये दो भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। एक तो है ऊपर वाला हिस्सा, एक है ऊपर वाला हिस्सा, और एक है कौन सा, नीचे वाला। ये जो फर्स्ट फ्लोर वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट फ्लोर वाला ऊपर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा क्या, वक्ष गुहा। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका नाम होता है क्या, वक्ष गुहा। किसको कहा, ये ऊपर वाले को। इस वक्ष गुहा में क्या होता है, तो यहां पर पसलियां होती हैं, पसलियां, पसलियां, ये वाला। और यहां से नीचे वाला अगर देखोगे तो ये पूरा पेड़ वाला हिस्सा हो गया। पेड़ वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं क्या, उदर गुहा। उसका नीचे वाले का नाम हो गया है क्या, उदर गुहा। इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, एब्डोमेन कैविटी, उदर गुहा। तो हमारा जो शरीर है ये दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित है, दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो हो गया वक्ष गुहा और एक हो गया हमारे पास में क्या, उदर गुहा हमारे पास में हो गया। वक्ष गुहा के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर एक सीधा सीधा ये पाइप होगा, हाथ लगा करके देखो, यहां से एक सीधी सीधी हड्डी चल रही है और वो यहां तक आती है, यहां तक आती है। ठीक है, हड्डी। ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है इसका नाम होता है बेटा क्या, उरोस्थी। ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है, ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम होता है क्या, उरोस्थी। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, उरोस्थी, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, स्टर्नम। इंग्लिश में इसका नाम हो गया है क्या, स्टर्नम। क्लियर बात। और दूसरी चीज, एक ये इस तरह की संरचना होती है, ऐसे संरचना एक ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, आप अगर यहां फील करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, ये अंदर होता है, पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऊपर ऐसा गुंबद निकला हुआ होता है, ऐसा गुंबद निकला हुआ होता है। ठीक है, तो ये गुंबद जैसी संरचना जो होती है इसका नाम हमारे पास में हो जाता है बेटा क्या, डायाफ्राम। इसका हमारे पास में नाम हो गया है क्या, डायाफ्राम। गुंबद जैसी संरचना, ऐसा ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, कैसा होता है डायाफ्राम, कैसा होता है, गुंबद नुमा होता है। ठीक है, डायाफ्राम कैसा हो गया है, गुंबद नुमा हमारे पास में हो गया है। और आइट साइड में, स्टर्नम और डायफ्राम की तरफ हम आइट साइड में अगर देखें तो क्या उपस्थित होती है, यहां पर उपस्थित होती है बेटा पसलियां। यहां पर क्या उपस्थित होती हैं, पसलियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है, पसलियां आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तीन चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही है। किसके अंदर देखने को मिल रही है, हमारी जो वक्ष गुहा है उसके अंदर हमें ये तीन चीजें देखने को मिल रही है। एक तो है उरोस्थी, स्टर्नम, पसलियां, और क्या हो गया, डायफ्राम। डायफ्राम कैसा होता है, डायफ्राम होता है बेटा कौन सा, गुंबद नुमा होता है। ठीक है, गुंबद नुमा। अब एक छोटी सी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही बहुत ही खास बात है, ध्यान से जरा सुनना। यहां पर क्या किया है मैंने, एक बॉक्स लगाया। यहां पे मैंने क्या किया है, एक बॉक्स को बनाया। ठीक है, एक बॉक्स है, एक क्या दिख रहा है आपको, ये बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स के
रुको 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 रुको, ये क्या है? आपको दिखा एक बॉक्स और एक आपको दिख रहा है कौन सा बॉक्स? ये दूसरा बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, दो अलग अलग डब्बे मैंने यहां पे रखे हैं, दो अलग अलग डब्बे रखे। इसको मैंने बोल दिया कि कौन सा है हमारा ए वाला। ठीक है, ये है हमारे पास में कौन सा वाला? ए वाला। ये वाला कौन सा है हमारे पास में? ये है हमारे पास में बी वाला। ठीक है, कौन सा है? बी वाला। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आ रही? मैंने कहा कि इस डिब्बे के अंदर आपने हवा भरी है, कितनी भरी है? 10 लीटर। ए वाले के अंदर आपने हवा भरी है कितनी? 10 लीटर। बी वाले के अंदर आपने हवा भरी है कितनी बेटा? 10 लीटर। ए वाले के अंदर हवा भरी है कितनी? 10 लीटर। और बी वाले के अंदर आपने हवा भरी है कितनी? 10 लीटर भरी है। ठीक है, ये दो अलग अलग क्या देखने को मिल रहे हैं? हमें डिब्बे देखने को मिल रहे हैं और दोनों के अंदर आपने क्या कर दी? हवा भर दी। ठीक है, अब एक सामान्य सी मैं आपको जानकारी बता दूं, एक सामान्य सी मैं आपको एक जानकारी बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है और नहीं भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि जहां कहीं भी आयतन शब्द आता है, आयतन, ठीक है, आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है बेटा? आकार। ठीक है, आयतन का मतलब क्या हो जाएगा? आकार। आयतन का सीधा सीधा सा मतलब किससे हो जाएगा? आकार से। आयतन को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहा हूं? वी। वी मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। वी मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? वी मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से। यहां पर ये जो ए वाला डिब्बा है, ए वाला डिब्बा है, इसका आकार क्या दिख रहा है आपको? इसका आकार क्या दिख रहा है आपको? छोटा। आकार क्या है? कम। और इसका जो आकार है बेटा ये क्या है? ज्यादा है। इसका आकार क्या दिख रहा है आपको? ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, आकार को ही हमने नाम दिया है क्या? आयतन। तो इसका आकार कम है, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या आयतन क्या है? कम है। और इसका जो आयतन है बेटा वो क्या है? ज्यादा है। आयतन क्या है? ज्यादा है। ठीक है, ये चीज तो जनरल सी बात है। दो अलग अलग डब्बे हैं, दोनों में 10-10 लीटर मैंने हवा को क्या कर दिया? भर दिया। दो अलग अलग डिब्बे हैं, दोनों के अंदर 10-10 लीटर हवा को भर दिया। इसका आकार कम था, आकार को ही हम क्या बोलते हैं? आयतन, इसलिए इसका आयतन मैंने क्या बोल दिया? कम। इसका आकार बड़ा है, मतलब आयतन भी इसका क्या है बेटा? ज्यादा है। मैंने आपसे कहा कि आप इन दोनों डिब्बे को क्या कर दो? एक नली से जोड़ दो। दोनों डिब्बे को एक नली से क्या कर दो? जोड़ दो। ये मैंने आपसे कहा। ठीक है, और जब दोनों डब्बों को बेटा हमने एक नली से जोड़ दिया, दोनों डब्बे को हमने एक नली से जोड़ दिया, तो हवा क्या होगी? एक डिब्बे से कहां जाएगी? दूसरे डिब्बे में जाएगी। एक डिब्बे से कहां जाएगी? दूसरे डिब्बे में। एक डिब्बे से कहां जाएगी? दूसरे डिब्बे में। ठीक है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ कि हवा कहां से कहां जाएगी? ए से बी में या बी से ए में कहां जाएगी? ये बताओ, फटाफट से बताओ। मैंने कहा दो अलग अलग डिब्बे हैं, दोनों के अंदर 10-10 लीटर हवा भरी हुई है। आपने क्या किया? दोनों डिब्बे को क्या कर दिया? जोड़ दिया। दोनों डिब्बे को अगर जोड़ दिया तो अब हवा ए से बी में जाएगी या बी से ए में आएगी? किधर आएगी? बताना जरा जल्दी से, फटाफट से बताइए, जल्दी 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 जल्दी। ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए टू बी। ओके 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 ओके, चलिए चलिए। सुनो मेरे लाल, देखो ये एक छोटा सा रूम है, ये एक छोटा सा रूम है। इस रूम के अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं। एक छोटे से रूम के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं? 100। ये बड़ा रूम है, इसके अंदर 100 लोग बैठे हुए हैं। ये रूम छोटा है, यहां पे लोगों को दिक्कत हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। यदि हम इन लोगों को अलाउ कर दे कि आप इधर से उधर या उधर से इधर जा सकते हैं, तो ये बड़े रूम वाले लोग इधर क्यों आएंगे? अरे इधर तो वैसे ही रूम छोटा सा है और छोटे रूम में 100 लोग घुसे पड़े हैं। ठीक है, तो इधर वाले तो इधर नहीं आएंगे। इधर वाले जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि भाई हम बड़े रूम में क्या हो जाएं? चले जाएं। बड़े रूम में क्या हो जाएं? चले जाएं। ठीक इसी तरह से यहां ये गैस के साथ में होगा। ये छोटे से डब्बे के अंदर 10 लीटर हवा भरी हुई है। वो गैस एकदम कंजस्टेड है, एकदम बहुत ज्यादा ऐसे कंजस्टेड फील कर रही है। इस डब्बे के अंदर बड़ा आकार है और कितनी गैस भरी है? 10 लीटर। वहां के मॉलिक्यूल एकदम चिल मजे से मार रहे हैं, मजे मार रहे हैं। तो होगा क्या कि इधर वाले जैसे ही इनको मौका मिलेगा वो इधर से कहां चले जाएंगे? उधर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एक डिब्बे से कहां चले गए? ए डिब्बे से ए से कहां चले गए? बी की तरफ चले गए। ए से कहां चले गए? बी की तरफ चले गए।
ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स थोड़ा सा यहां पे काम में आएगा। आपके जो मास्टर हैं, फिजिक्स वाले जो मास्टर हैं, उनका थोड़ा सा ज्ञान यहां पे काम में आएगा। ठीक है, क्या ज्ञान काम में आएगा सुनना, क्या ज्ञान काम में आएगा जरा सुनना। फिजिक्स वाले मास्टर लोग बोलते हैं कि गैस हमेशा ज्यादा दाब से कम दाब में जाएगी, कम दाब में क्या होगा बेटा, जाएगी। जहां पे ज्यादा दाब है, जहां पे ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर से कहां जाएगी, कम प्रेशर की ओर। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है? अरे इसका आयतन कम है, और जिसका आयतन कम उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि हमेशा जो प्रेशर होता है, दाब, वो आयतन के क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब हमेशा आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब किसी का आयतन ज्यादा तो दाब उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा करेगा। दाब जो है वो आयतन से क्या करता है, उल्टा चलता है। आयतन यदि ज्यादा तो दाब क्या होगा, कम। आयतन यदि कम तो दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर आपने देखा कि आयतन क्या है, कम है, आयतन कम है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर दाब क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। दाब क्या होगा, ज्यादा। और यहां पर दाब क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आयतन ज्यादा है। और अभी मैंने बताया कि दाब हमेशा आयतन के क्या चलता है, उल्टा चलता है। दाब हमेशा आयतन के उल्टा चलता है। यहां आयतन ज्यादा था तो दाब कम हो गया, यहां आयतन कम था तो दाब क्या हो गया, ज्यादा। और आपको पता है गैस हमेशा ज्यादा दाब से कम दाब में जाएगी। इसका दाब ज्यादा, इसका दाब क्या है, ज्यादा, तो गैस यहां से कहां चली गई, वहां चली गई। ए से कहां चले गई, बी के अंदर चले गई। ए से कहां चले गई, बी के अंदर ये चले गई। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। अब सुनना, सर ये आखिर हमें आपने क्यों बताया, ऐसा क्यों बताया? अरे बेटा ये इसलिए बताया क्योंकि यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी क्या होती है, काम में आती है। कैसे काम में आती है? देखो, सबसे पहले तो ये है आपका पूरा की पूरा शरीर। ऊपर है क्या, वक्ष गुहा, और नीचे है क्या, उदर गुहा। स्टर्नम है और क्या है, डायफ्राम है। स्टर्नम है और क्या है, डायफ्राम है। अब आपको क्या करना है, सांस लेना है। आपको क्या करना है, सांस लेना है। जब आपको सांस लेना है उस समय पर क्या होगा, बाहर की हवा, वायुमंडल की हवा कहां आएगी, हमारे फेफड़ों के अंदर। वायुमंडल जो बाहर की हवा है वो कहां आती है, हमारे अंदर आती है। और अभी मैंने आपको बताया कि हवा हमेशा, गैस हमेशा ज्यादा दाब से कहां जाती है, कम दाब में जाएगी। गैस एक जगह से दूसरी जगह तब ही जाएगी जब दाब में क्या हो, अंतर। ज्यादा दाब से कहां जाएगी, कम दाब की तरफ जाएगी। ठीक है, अब वायुमंडल के अंदर हवा उपस्थित है। वायुमंडल के अंदर क्या उपस्थित है, हवा उपस्थित है। वो हवा हमें हमारे शरीर के अंदर यदि लाना है तो हमारा शरीर क्या करता है, कुछ चाल चलता है। हमारा शरीर फिजिक्स लगा लेता है। हमें भले ही ज्ञान ना हो फिजिक्स का, लेकिन हमारा शरीर फिजिक्स लगाता है। क्या लगाई, फिजिक्स। कैसे? सबसे पहले तो हमारे शरीर ने क्या किया, इस डायफ्राम को क्या किया, खींचा। डायफ्राम को क्या किया, खींचा। और डायफ्राम को खींच करके कहां लेकर के आ गया है, नीचे ले आया है। डायफ्राम इस तरह से था, डायफ्राम इस तरह से था, ऐसा था। डायफ्राम को खींचा 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 खींचा, कहां आ गया, नीचे आ गया, सीधा हो गया। अरे पहले कैसा था, गुंबद नुमा, अब कैसा हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, तो डायफ्राम कहां लेकर के आ गए हैं, नीचे लेकर के आ गए। डायफ्राम आ गया कहां पर, नीचे आ गया। ठीक है, ये जो पसलियां दिख रही हैं, जो पसलियां होती हैं, पसलियां, ये कहां आ जाती है, बाहर। बाहर मतलब अंदर शरीर से निकल के बाहर नहीं आ जाती। सांस को लो, आप सांस को लो, सांस लो, गहरी सांस लो। सांस अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये पसलियां ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है। ऊपर आ रही है, कहां आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर की तरफ। और ये वाला जो हिस्सा है वो कहां जा रहा है, नीचे। तो जब भी बाहर से हवा हमारे शरीर के अंदर आती है, डायफ्राम कहां जाता है, नीचे। और पसलियां कहां आती है, बाहर। पसलियां कहां आती है, बाहर की तरफ आती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। ये क्या हो गया आपका डायफ्राम।
ये क्या हो गया आपका डायफ्राम। और डायफ्राम गुंबद नुमा से कैसा हो गया है बेटा, गुंबद नुमा से डायफ्राम कैसा हो गया है, चपटा हो गया। डायफ्राम कैसा हो गया है, चपटा हो गया। ठीक है, दूसरी चीज जो आपकी पसलियां हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पसलियां, पसलियों की हम बात कर रहे हैं। पसलियां क्या हो गई हैं, डायफ्राम क्या हो गया था बेटा, चपटा हो गया था। ठीक है, डायफ्राम क्या हो गया है आपका, चपटा हो गया। ठीक है, चपटा हो गया। पसलियां क्या हो गई, तो पसलियां बाहर की तरफ आ गई। पसलियां क्या हो गया है, बाहर की तरफ आ गई हैं। ठीक है, पसलियों के साथ में ये देखने को मिला। डायफ्राम चपटा हो गया, पसलियां बाहर की तरफ आ गई। आपकी ये जो पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है, सांस अगर लिया तो ये ऊपर वाले हिस्से का आकार बढ़ गया या कम हुआ, ये बताओ पहले तो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो वक्ष गुहा है, इसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया। वक्ष गुहा का आकार क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो क्या देखने को मिला हमें कि वक्ष गुहा का आकार, वक्ष गुहा का आकार क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ठीक है, आकार बढ़ गया। क्या मैं बोल सकता हूं कि आकार और आयतन एक ही चीज है, मतलब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। ठीक है, आकार और आयतन एक ही चीज है, मतलब आकार बढ़ेगा, मतलब क्या हो गया हमारे पास में, उसका आयतन क्या हो गया है बेटा, बढ़ गया। ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, जब आयतन बढ़ गया तो आपको पता है कि भैया आयतन और दाब एक दूसरे के जस्ट उल्टा होते हैं, तो मतलब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो वक्ष गुहा का दाब क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारा डायफ्राम नीचे गया, पसलियां बाहर आई, हमारी वक्ष गुहा का दाब क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, वक्ष गुहा का जो दाब है, वक्ष गुहा का दाब क्या हो गया है बेटा, कम। ठीक है, और वायुमंडल का क्या हो गया है, ज्यादा। वक्ष गुहा का जो दाब है वो वायुमंडल की तुलना में क्या हो गया, कम। वायुमंडल दाब क्या हो गया हमारे पास में, ज्यादा। ठीक है, अब वायुमंडल का दाब ज्यादा और हमारी वक्ष गुहा का दाब कम, तो हवा ज्यादा से कहां आ गई, कम की तरफ आ गई। हवा ज्यादा से कहां आ गई, कम की तरफ, अंदर की तरफ आ गई। और जब भी ऐसा होगा, जब भी ये प्रक्रिया होगी, हम इसका नाम दे देंगे, क्या हो गया है, अंतः श्वसन हो गया है। हमने कहा सांस अंदर ले ली, या इसी को हमने नाम दे दिया क्या, अंतः श्वसन। इसी को हमने अंतः श्वसन बोल दिया, या इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, नी श्वसन नाम देता। इंस्पायरेशन अंदर की तरफ आ गई, अंदर की तरफ आई। कब आई, ये सारी की सारी प्रक्रिया होगी तब अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, अब सर अंदर सांस ले ली, बाहर छोड़ते समय क्या होता है, बाहर छोड़ते समय क्या होता है, जब भी हवा को बाहर छोड़ना है तो जो आपका डायफ्राम कैसा हो गया था, चपटा हो गया था। अरे डायफ्राम यदि चपटा हो गया था तो उस डायफ्राम को अब हम पहले वाली स्थिति में क्या कर देंगे, भेज देंगे। पहले वाली स्थिति में क्या कर दिया हमने, डायफ्राम को भेज दिया, मतलब वापस से वो क्या हो जाएगा बेटा, गुंबद नुमा हो जाएगा। डायफ्राम क्या हो गया है, गुंबद नुमा हो गया। ठीक है, डायफ्राम क्या हो गया यहां पे, गुंबद नुमा। कहानी समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारे पास में क्या देखने को मिला, डायफ्राम क्या देखने को मिलेगा बेटा, गुंबद नुमा हो गया। वापस से जैसा पहले था वैसा ही हो गया, मतलब हमने ऐसा खींच करके रखा था, खींच करके सीधा किया था, अब हमने छोड़ दिया, हमारे शरीर ने वापस कहां चला गया, ऊपर। और जब वापस से ऊपर चला जाएगा, वापस से ऊपर चला गया डायफ्राम, तो वक्ष गुहा का जो आयतन है बेटा, वक्ष गुहा का आयतन, या मैंने कहा आकार, या मैंने कहा वक्ष गुहा का क्या हो गया, आयतन क्या हो गया है, कम हो गया। ठीक है, और जब आयतन कम हो गया तो इसके ही जस्ट उल्टा हमारे पास में चलता है क्या, दाब। तो मैंने कहा वक्ष गुहा का जो दाब है बेटा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वक्ष गुहा का दाब बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो गया, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा। ठीक है, तो वक्ष, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, वक्ष गुहा का दाब, वक्ष गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय
दाब से क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। और जैसे ही वक्ष गुहा का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हुआ, अब यहां का प्रेशर ज्यादा, बाहर का कम, हवा अंदर से कहां चले जाएगी, बाहर की तरफ चले जाएगी। और जब हवा बाहर गया, हवा बाहर गई, उसी को हमने नाम दे दिया है क्या, बहिर्श्वसन। उसी का हमारे पास में नाम हो गया है क्या, बहिर्श्वसन नाम हो गया। या फिर इसी को बेटा हम एक्सपायरेशन या फिर नीह श्वसन। ठीक है, यहां पे दो बिंदु लगेगी, यहां पे बिंदु नहीं लगेगी। ठीक है, यहां पे दो बिंदु लगेगी, यहां पे बिंदु नहीं लगेगी। तो इसी को हमने बोल दिया वही श्वसन या फिर नीह श्वसन, इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है, कहानी इतनी समझ में आ गई, क्लियर, इतनी कहानी समझ में आ गई है। बोलो 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 भाई, फटाफट से जरा बोल दो। ठीक है, कहानी समझ में आ गई तो जरा लिख डालो एक बार चैट सेक्शन के अंदर कि हाँ जी गुरुजी सरकार, हाँ जी गुरुजी सरकार। ठीक है, रुकना रुकना रुकना, पहले एक दो चीजें आपको रीड करवा दूं जरा, मैं एक दो चीजें आपको रीड करवा देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे मैंने बताया आपको, ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया श्वासोच्छ्वास की हमारे पास में क्या है परिभाषा, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। यह प्रक्रम वायुमंडल और शरीर के बीच में होता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया वायुमंडल और शरीर के बीच में हो रही है। ठीक है, वायुमंडल और शरीर के बीच में दो प्रकार की होती है। पहली क्या है, निश्वसन, या फिर इसी को मैंने बोला है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है, तो वायुमंडलीय जो वायु है वो फेफड़ों में प्रवेश करती है, अंदर आती है। बहिर्श्वसन में क्या होता है, तो वायुमंडलीय वायु फेफड़ों से कहां जाती है, बाहर। वायु जो है वो कहां जा रही है, फेफड़ों से बाहर जा रही है। अंतः श्वसन के अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये अभी बताया मैंने, ये अभी बताया मैंने। अंतः श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, बढ़ गया था, बढ़ जाता है। ठीक है, बहिर्श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है। यही मैंने आपको बताया है कि आयतन क्या हो गया था, कम हो गया था। क्लियर, कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि अंतः श्वसन की क्रिया में डायफ्राम, चपटा एवं पसलियां ऊपर हो जाती है। अरे यही बताया मैंने, अंतः श्वसन में डायफ्राम क्या हो गया, चपटा, पसलियां कहां हो गई, ऊपर या फिर बाहर की तरफ हो गई। और बहिर्श्वसन में क्या हो गया है, गुंबद नुमा हो गया है। बहिर्श्वसन में क्या हो गया है, गुंबद नुमा। और पसलियां कहां चले गई है, नीचे चले गई। आपसे बहुत फेमस क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा, निःश्वसन, अंतः श्वसन और बहिर्श्वसन में क्या कीजिए, अंतर लिखिए। यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। आज से पूछा जाएगा श्वासोच्छ्वास को परिभाषित कीजिए, यह कितने प्रकार का होता है बताइए। तो श्वासोच्छ्वास की डेफिनेशन है और इसके दो प्रकार होते हैं, यह भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जरा फटाफट से जरा बता दीजिए, अब जरा फटाफट से जरा बता दीजिए कि क्या हालचाल है, समझ में आ गया इतना। ठीक है, कहानी इतनी क्लियर हो गई। ठीक है, कहानी इतनी क्लियर हो गई, फटाफट से जरा बताइएगा। क्लास चलेगी मेरे भाई, क्या हो यार तुम लोग यार, पढ़ाई लिखाई करना इतना वो करने के बाद में तुम लोग पूछ रहे हो क्लास कब तक चलेगी। बस थोड़ी देर और चलेगी भाई, इतनी जल्दी इतनी जल्दी इतनी जल्दी एंड करना है। अरे ये ऐसी मेहनत करोगे क्या तुम लोग, ऐसी मेहनत करोगे क्या तुम लोग। तुम लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता है, तुम लोगों से हमें एनर्जी मिलती है। तुम लोग पूछोगे अरे सर क्लास कब एंड होगी, अरे सर क्लास कब एंड होगी, सर क्लास कब एंड होगी। अरे तो तुम लोग अगर ऐसे पूछोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, तो ऐसे काम चलेगा क्या। क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, फायर इमोजी, जरा भूख लग गई, अरे यार खाना बुलवा लो मम्मी से, पास में बुलवा लो खाना। ठीक है, एक छोटी छोटी सी बातें हैं, उसके बाद में हम इसको एंड करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी सी ही बातें हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं अपन। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, थोड़ी सी ही बातें। देखो, आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर, जो पिछली हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने तुम लोगों को बता दिया था क्या, श्वसन के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, श्वसन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। और आज मैंने पढ़ाया है आपको किसके बारे में, श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, हाँ वीडियो कॉल भी करेंगे बेटा। ठीक है, पोल भी करेंगे, वीडियो कॉल भी करेंगे। बस 5 मिनट की बातें जरा सुनते हुए जाओ। ठीक है, थोड़ा सा जोर जज्बा लगो भाई, उन्हें का मेहनत करेंगे भाई लगा करके, भूख प्यास सब छोड़ देंगे। टॉप करना है हमको तो 90% से ऊपर हमको लेकर के आना है। ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं भाई 90%, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है भाई। बोलो तैयार हो मेहनत के लिए,
तैयार हो क्या? बताओ जरा, फायर इमोजी भेज कर, तैयार हो तो बताओ। ठीक है, देखो सुनना, श्वसन और श्वासोच्छ्वास के अंदर क्या होता है, डिफरेंस आता है। श्वसन के अंदर आपने देखा था कि कोशिका के अंदर क्या बनी थी, ऊर्जा बनी थी। श्वसन के अंदर क्या होता है बेटा, ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में कहीं भी आपने नहीं पढ़ा कि ऊर्जा बनी, इस क्रिया में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। श्वसन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया वायुमंडलीय वायु फेफड़ों से, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं। श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होती है, श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि वायुमंडलीय जो वायु है वो फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से कहां जाती है, बाहर जाती है। ठीक है, फटाफट, अरे वाह, अरे फायर इमोजी अभी बहुत कम आए भाई, बहुत कम आए। ठीक है, बहुत कम आए, बहुत कम आए। सुनना जरा, श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वायुमंडलीय जो वायु है वो फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से कहां जाती है, बाहर। ठीक है, वायु मंडलीय वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, फेफड़ों में प्रवेश करती है एवं फेफड़ों से क्या होती है बेटा, बाहर जाती है। ये चीज हमें देखने को मिलती है, बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, श्वसन की अगर बात करो तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ना, ये कैसी होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक का मतलब क्या, अरे श्वसन के अंदर आपने देखा था फॉर्मूले चल रहे थे श्वसन के अंदर, अब आए हैं तुम लोगों के सही फायर में जी। श्वसन के अंदर आपने देखा था, ठीक है, श्वसन के अंदर आपने देखा था कि कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, पायरुविक अम्ल से बना कार्बन डाइऑक्साइड, सारे की सारे केमिकल थे, सारे की सारे रसायन थे, सारे के सारे क्या थे, रसायन। तो श्वसन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी और जब किसी जीवित कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसके शब्द, उस रासायनिक अभिक्रिया के आगे हम एक शब्द जोड़ देते हैं, क्या, जैव शब्द जोड़ देते हैं। जैव मतलब जीवित कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो श्वसन जैव रासायनिक क्रिया होती है और श्वासोच्छ्वास कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा, भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, श्वसन के अंदर क्या हुआ था, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था, मतलब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ी थी और श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त वायु ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु छोड़ी जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। किसके अंदर, श्वसन और श्वासोच्छ्वास के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास के अंदर पूछा जाता है। क्लियर कट कहानी इतनी समझ में आ गई है। ठीक है, क्लियर कट कहानी इतनी समझ में आ गई। चलिए अगली बात करें हम, अगली हमारे पास में बात करें, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगली हमारे पास में बात करें। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। इसमें आपने पता है ऊर्जा का निर्माण हुआ, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं हुआ था। यह जैव रासायनिक क्रिया है, मतलब इसमें केमिकल काम करते हैं और जीवित कोशिका के अंदर हो रही, इसलिए जैव शब्द जोड़ दिया। इसके अंदर भौतिक क्रिया होती है, इसमें फिजिक्स की सारी चीजें हमने पढ़ी, दाब, आयतन, ये सारा फिजिक्स वाली बात है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, और इसमें क्या किया, ऑक्सीजन युक्त वायु ली और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सरल सा हमारे पास में उत्तर होता है। तो देवियों और सज्जनों जरा स्वागत कीजिए, क्योंकि आपसे मिलने के लिए आ रही है हमारी प्यारी जीटीपी मैम। ठीक है, कौन सी मैम आ रही है हमारे पास में, हमारी प्यारी जीटीपी मैम आ रही है, हमारी प्यारी जीटीपी मैम। सुनना, जीटीपी मैम आपको एक ज्ञान की बात आज बताने आई है। ठीक है, ज्ञान की बात बताने आई है। क्या ज्ञान की बात बताने आई है जीटीपी मैम? जीटीपी मैम एटीपी सर से संबंधित है। एटीपी सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ये मैम भी किसकी बात करेंगी, केमिस्ट्री की बात करेंगी। ठीक है, मियां बीबी वाली बात है, मियां बीबी वाली बात है। ठीक है, मियां जी जो है केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बीबी जी भी किसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री की। क्या बोलती हैं, जीटीपी मैम ने कहा कि भाई आप क्या करो, चूने का पानी ले लो। किसका पानी ले लो, चूने का पानी। ठीक है, क्या ले लो, चूने का पानी ले लो। और चूने का जो पानी होता है बेटा, चूने का पानी, इसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, चूने का पानी बोलते हैं, चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी। एक होता है हमारे पास में रसायन, एक होता है हमारे पास में रसायन, नाम होता है उसका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया है क्या, चूने का पानी, और चूने के पानी का जो सूत्र होता है वो क्या हुआ, CaOH का ट्वाइस, CaOH2 होता है। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि एक होता है हमारे पास में क्या, कैल्शियम, एक होता है हमारे पास में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, एक होता है हमारे पास में क्या, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया CaCO3। ठीक है, CaCO3 हमारे पास में हो गया है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कौन हुआ, CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये दूध जैसा होता है, कैसा होता है, दूध जैसा दिखाई देता है, दूध जैसा दिखाई देता है। कौन, ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो दूध जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं कि क्या हो गया, इसका रंग कैसा हो गया है, दूधिया, इसका रंग कैसा हो गया है, दूधिया रंग हो गया। कौन बोल रहा है, ये हमारी केमिस्ट्री मैम, जीटीपी मैम हमें बता रही है। ठीक है, चूने के पानी का सूत्र उन्होंने बताया है कि सर बायो क्या पढ़ा रहे हो, जरा बच्चों को बताओ कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये भी बताओ कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है क्या, CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक चीज और बता गई मैडम जाते जाते, क्या बता करके गई मैडम, मैडम ने कहा कि सर आपको मैं एक जादू बताती हूं, एक्सपेरिमेंट बताती हूं। ठीक है, हमने कहा कैसा एक्सपेरिमेंट, बोले सर यदि आप चूने के पानी को अगर आप लो, चूने के पानी को आप लो और इस चूने के पानी की अभिक्रिया, इस चूने के पानी की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करा दो, चूने के पानी की अगर आपने अभिक्रिया करा दी ना सर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जादू देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जादू देखने को मिला। हमने कहा कैसा जादू, बोले ये चूने का जो पानी है वो किस में बदल जाएगा, CaCO3 में बदल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। किसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। हमने पूछा कि मैडम जी एक बात बताइएगा तनिक, यहां पे कैल्शियम था और दो क्या थे, OH थे, दो OH थे, यहां पर क्या है, CO2 है। ठीक है, CO2 है, यहां आप बोल रहे हो कि CaCO3 बनेगा, तो इसके अंदर का जो बाकी का हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो कहां गए, वो कहां गया। मैडम जी बोली कि सर ये जो OH है और ये जो H है, OH और ये H है, ये दोनों मिलाकर के क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। इन दोनों ने मिलाकर के क्या बना लिया, H2O। ये कैल्शियम इस कार्बन के साथ जुड़ा, CaC हो गया, यहां इसकी दो ऑक्सीजन थी और एक ऑक्सीजन ये, तो CaCO3 यहां पर क्या हो गया है, बन गया है। और हमने कहा गजब, ये तो कतई जहर वाली बात बता दी मैडम जी, आपने कतई जहर वाली बात बता दी। ठीक है, मैडम जी से हमने पूछा आप किससे सीख करके आए हो, बोले तुम्हारे ATP सर से सीख करके आए। किससे, ATP सर से। अब सुनना, ये बात, ये कहानी होती है, आपको मैंने बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, ये दूध जैसा दिखाई देता है, दूधिया रंग का। ठीक है, दूधिया रंग का। सुनना, मैडम बोलती है कि इधर आओ मैं एक्सपेरिमेंट करके बताती हूं, इधर आओ मैं एक्सपेरिमेंट करके बताती हूं, तुम्हारे ATP सर के जैसे ही समझाऊंगी मैं भी। ठीक है, हमने कहा ठीक है मैडम जरा समझाओ। मैडम ने क्या कहा, एक ऐसा कांच का ये पूरा की पूरा बर्तन लिया, ठीक है, ये पूरा की पूरा बीकर ले लिया। मैडम ने कहा कि इसके अंदर नॉर्मल पानी रखो, आप इसके अंदर रखो कौन सा पानी, नॉर्मल वाटर, और आप यहां से क्या करो, फू करके फूक मारो। ठीक है, फूक मार दो। ठीक है, बोले कुछ होगा क्या, नहीं, बोले कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसने कहा, मैडम ने कहा। मैडम ने क्या कहा, मैडम ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले तुम एक काम करो कि एक ऐसा पूरा बीकर लो और इस बीकर के अंदर नॉर्मल पानी ले लो और यहां से क्या करो, फूक मारो। फूक मारोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस बुलबुले बनेंगे, बुलबुले बनेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, ऐसा करके देख लेते हैं। मैडम ने दूसरी बात बोली कि एक दूसरा बीकर लो और इस बीकर के अंदर तुम क्या कर लो, इस बीकर के अंदर तुम ले लो किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, मतलब चूने के पानी को ले लो। किसको ले लो, चूने के पानी को, CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। हमने कहा ठीक है मैडम जी, ले लिया। आप बोल रहे हो हम नहीं लेंगे तो ATP सर को बुरा लग जाएगा। मैडम ने कहा कि अब इस चूने के पानी के अंदर फूक मारो, फू करके फूक मारो। भाई फूक मारी, जैसे ही हमने फूक मारी ये क्या हो गया भाई, ये सफेद रंग का हो गया। अरे हमने कहा ये तो गजब कतई जहर वाली बात कर दी मैडम आपने, तो ऐसा कैसा ये हो गया। अरे बोले अभी तो तुमको सिखाया था मैंने,
अभी तो मैंने तुमको सिखाया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो वो क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेगा। और यही यहां पर हुआ, तुम लोगों ने किसको लिया था, CaOH ट्वाइस लिया था, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया था। जैसे ही तुम लोगों ने फूंक मारा उसके अंदर क्या चले गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसने किसका निर्माण कर लिया है, CaCO3 का निर्माण कर लिया। और वो कैसा हो गया, दूधिया रंग का हो गया। कैसा हो गया, दूधिया रंग का। हमने कहा जय हो जीटीपी मैम की, हमने कहा जय हो जीटीपी मैम की। आपने तो बड़ी ही ज्ञान की बात बता दी, ठीक है, बड़ी ही क्या बता दी, ज्ञान की बात बता दी। बोलो मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो मेरे लाल, इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो 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 बोलो, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर क्लियर कहानी समझ में आ गई? जरा भेज दो भैया लाड़ प्यार तुम लोगों का, ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई है क्या? एंड क्लास, सर क्लास एंड कब तक होगी सर? जीटीपी की फुल फॉर्म, अरे मेरे भाई ये तो बस मैडम का नाम रख दिया यार मैंने ऐसे ही, जीटीपी, ठीक है। इसका इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कुछ सवाल छोटे से छोटे से एक दो सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा और फिर हम लोग मिलकर के आलू के पराठे खाएंगे मम्मी से बोल करके, ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए चलिए। ओ मेरे लाल, मेरे हरे पीले, 7 दिन में एक दिन मिलते हो, उसमें भी इतनी जल्दी जाने की बात करते हो। ये कैसा तुम लोगों का प्यार है, ऐसा प्यार है तुम लोगों का यार? क्या ऐसा प्यार है क्या तुम लोगों का? गलत बात है। तो इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा फटाफट से, सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। पौधों में कैसा शोषण होता है, पौधों में कैसे शोषण होता है? भाई पौधे तो डायरेक्ट वातावरण से लेते हैं और डायरेक्ट छोड़ देते हैं। पौधे डायरेक्ट, पौधे की पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों को ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्ती की हर एक पत्ती सीधे वायु के संपर्क में है, इसलिए पौधों को फेफड़े वेफड़े की जरूरत नहीं है, उनको फेफड़े वेफड़े की जरूरत नहीं है, ये पौधों के अंदर होता है, ठीक है, पौधों के अंदर होता है। इस सवाल का जरा जवाब दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। अंतः श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? भाई सवाल बहुत अच्छा है, तगड़ा है, अच्छे से करना, ठीक है, नाक मत कटवाना मेरी। पौधों में कैसा शोषण होता है ये बताया मैंने। सर बायो में आंसर लिखने की स्ट्रेटेजी क्या है? बेटा बायो के अंदर यदि आप अच्छे से समझ रहे हो क्लासेस को, नोट्स को अगर समझ रहे हो तो आप उसी से आंसर बना सकते हो, उसी से आप आंसर बना सकते हो। बस वही, आप जितने अच्छे से समझोगे आंसर अपने आप आपको आना बनने लगेंगे। और भाई थोड़ा सा तो आपको क्वेश्चन को लर्न करना पड़ता है, याद करने की कोशिश करना पड़ता है, ठीक है। सर वैविक श्वसन और अवायवीय श्वसन को समझा दीजिए। अब देखो अनुराग तिवारी, ओ भाई मेरे दोस्त का नाम था कि, ठीक है। तो बेटा ये वायवी और अवायवी पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया यार, कैसे कर रहे हो तुम लोग? हाँ बेटा वो डायग्राम भी बना था, ठीक है। सर RUBP का मतलब, ये RUBP हमारा 11 का सिलेबस है हमारा लाल, ठीक है, 11 का सिलेबस है ये। चलिए हो गया पोल हमारा खत्म। सुनना मेरी बात, क्या पूछा हमारे पास में यहां पर, अंतः श्वसन प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? पहला, इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, अंतः श्वसन, हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, ये बात भी क्या है, सही। इस प्रक्रिया में डायफ्राम चपटा हो जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, कतई जहर वाली बात हो गई है तो, ठीक है। उदाहरण सॉरी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, डी आ जाएगा। अब देखता हूं मेरे लाल तुम लोगों ने क्या झंडे गाड़े हैं। 89%, ओ भाई 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 भाई, मजा ला दिया भाई तुम लोगों ने तो, वाह 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 वाह, बहुत धुआंधार। मुझे नहीं लगा था 89% बच्चे जवाब दे देंगे इसका। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछ लू क्या? बोलो फायर इमोजी जरा भेजो, अगला सवाल पूछ लू क्या? जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, ठीक है। ये लो सवाल, ये रहा सवाल आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर, पूरे पूरे 1 नंबर के लिए। सर मोल्टेज क्या होता है? सर मोल्टेज क्या होता है? मोल्टेज हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। सर क्लोम छिद्र क्या होते हैं? क्लोम छिद्र क्या होते हैं? क्लोम छिद्र बेटा, क्लोम जो होते हैं वो मछलियों के अंदर होते हैं, और मछलियों के अंदर आप देखोगे कि आइट साइड से ऐसे छिद्र, ऐसे मतलब ऐसे आप देखोगे ऐसे जाल जैसा बना हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं क्लोम छिद्र बोलते हैं, उसी को हम क्लोम छिद्र बोलते हैं, ठीक है। ये कहां से क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग?
क्या क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, पूछा जाता है तुमसे ये? ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता। चलिए, और क्या पूछा किसी बच्चे ने? सर श्लेष्मा मतलब, श्लेष्मा का मतलब होता है म्यूकस। एलोवेरा देखा, एलोवेरा, एलोवेरा में कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है एकदम, ये अजीब सा होता है। ठीक इसी तरह से म्यूकस भी होता है, एकदम चिपचिपा सा होता है। ठीक है, अरे नाक के अंदर श्लेष्मा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कुछ बोला था सर, सर सेल्समैन का क्या मतलब होता है? सेल्समैन का मतलब क्या होता है? मतलब तो कतई टाइपिंग मिस्टेक है। पोल स्टार्ट नहीं किया क्या मैंने? ये लो पोल, ये आ गया पोल। ठीक है, पोल स्टार्ट है, फटाफट से भाई मेरी लाज रख लेना, मेरे लाल मेरी लाज बचा लेना। ठीक है, ओ मेरे लाल मेरी लाज बचा लेना। अगला सवाल, सर नासा छिद्र को नासा गुहा भी कहते हैं। ओ नो 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 नो, नासा छिद्र को नासा गुहा कैसे बोल सकते हैं? ये छिद्र है, नॉस्टिल्स, 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 ये है नॉस्टिल्स। गुहा मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, नासा गुहा अलग चीज हो गई। नॉस्टिल्स, नेजल केविटी नहीं बोलते उसको। ठीक है सर, श्लेष्मा क्या होता है? अच्छा श्लेष्मा, श्लेष्मा बताया तो सही, वो अपना उसके जैसा होता है। मैंने बोला एलोवेरा उसके जैसा होता है। ठीक है, चलिए पोल स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से इसका जवाब आपको देना है। क्या पूछा गया था यहां पर? चूने के पानी में फूंक मारने पर वह दूधिया हो जाता है, क्यों? क्योंकि चूने पानी में कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। क्योंकि चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि दूधिया होता है। क्योंकि चूने के पानी में ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। उपरोक्त सभी कथन गलत है। बताओ मेरे लाल, तुमको जरा बेवकूफ बनाने की कोशिश की है एक जरा से मैं। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इसका सही आंसर आएगा ए वाला। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सी वाला भी तो वही है। अरे यहां पर ऑक्सीजन लिखो है बिटुआ, वो हमारा बिटुआ ऑक्सीजन लिखा हुआ है यहां पर, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास में सही है। देखते हैं कितने बच्चों ने मेरी लाज बचाई है। 68%। यार शिट, बस 68%। क्या है यार शक्तिमान, 68%। एक सवाल थोड़ा सा घुमा घुमा करके पूछ लेते हैं तो 68%, तो गलत बात है ना मेरे लाल। पोल नहीं आ रहा है। एम आई राइट? रिंग 29 गलत बात है यार। 69% इतना मेहनत करने के बाद में। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक सवाल, लास्ट आखिरी सवाल तुम लोगों के लिए है। ठीक है, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं संन्यास ले लूंगा। चलो बताओ जरा फटाफट से, बताओ जरा फटाफट से। ठीक है, फटाफट से बताओ। हृदय पंप कब पढ़ाएंगे? बस अब हृदय इसके बाद में आ ही रहा है। श्लेष्मा के बारे में बता दिया। श्लेष्मा की परत होती वायु को नियंत्रित करती है, लेकिन क्या वो ठंडी वायु को भी? हाँ बेटा राम पटेल, ठंडी वायु को भी थोड़ा सा क्या कर देती है? गर्म कर देती है। ठंड के समय में जो ठंडी हवा है उसको थोड़ा सा क्या कर देती है? गर्म कर देती है। सर मार्ग किसे कहते हैं? अरे रास्ते को बोलते हैं, रास्ते, हवा जाने का, नाक का जो रास्ता है उसको नासा मार्ग बोल दिया। ठीक है, सेल्स में डंडी एयर को छाने नहीं करती है क्या? हा? स्लाइस में ठंडी एयर को छाने नहीं करती है क्या? पता नहीं क्या पूछा भाई। सर आमाशय की श्लेष्मा क्षारीय होती है तो क्या ये भी क्षारीय होती है? नहीं 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 भैया, आमाशय की श्लेष्मा कहां से क्षारीय होगी? सॉरी, आमाशय की श्लेष्मा कहां से क्षारीय होगी? आमाशय की श्लेष्मा वो अलग चीज हो गई बेटा, वो क्षारीय नहीं होती। वो थोड़ा सा, हाँ मतलब उसका नेचर क्षारीय नहीं होता, वो बस जाकर के चिपक जाती है और उसको बचाने के काम करती है। ठीक है, पोल स्टार्ट किया कि नहीं? मैंने पोल स्टार्ट कर दिया। चलो बताओ इसका सवाल का जवाब। पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको अच्छे से पढ़ लेना। सही नहीं बोला है। क्या बोला है? सही नहीं बोला है। ठीक है, पहला बोला है उसने श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। ये पिछली कक्षा का सवाल है, ये वाला पिछली कक्षा का सवाल है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है, सही बात है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, ये भी सही बात है। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये भी सही बात है क्या? बताओ बताओ, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है, क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ यार। ठीक है, फटाफट से जरा बताओ। सर क्लियर नहीं दिख रहा है। अरे यार बेटा, आपका पावर सेविंग मोड आ गया होगा, डाटा सेविंग मोड आ गया होगा आपका, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, डाटा सेविंग मोड आ गया होगा मेरे लाल। ऊपर वहां पे होगा, उसकी क्वालिटी बढ़ाओ तो मैं थोड़ा अच्छा भी दिखूंगा, खूबसूरत ऐसा। अच्छा
अच्छा देखूंगा फिर। ठीक है, सवाल भाई, सवाल का जवाब हमारे पास में आता है बेटा कौन सा, डी इज द करेक्ट आंसर। श्वासोच्छ्वास क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, डी हमारा सही है। 84% बच्चों ने सही जवाब दिया है। जय हो आप लोगों की, जय हो। ठीक है, जय हो आप लोगों की, बहुत बढ़िया, धुआंधार तरीके से इतनी सारी की सारी चीजें बेटा कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच आप लोगों के लाड़ प्यार दुलार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या हालचाल है आप लोगों के? वीडियो कॉल एक आधा, अरे यार मेरे लाल, तुम लोगों से मिलने का समय बहुत कम मिल रहा है यार, तुम लोग बड़े धुआंधार हो पर मिलने का समय कम मिल रहा है। ठीक है, डाउट और देख लेता हूं मैं। ठीक है, डाउट और देख लेता हूं मैं। ठीक है, रिसेंट डाउट में कुछ है क्या सर? फिर से नहीं, फिर से ऐसा होता है क्या सर? जब हमें सर्दी होती है तब हमारे नोज से जो तरल मटेरियल निकलता है वो क्या होता है? अरे वो श्लेष्मा होती है, वो आपकी श्लेष्मा होती है। जब भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो नाक में क्या हो जाता है, श्लेष्मा ज्यादा बनने लगता है और उसको क्या बोलते हैं, अपने अपने उधर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो आने लगता है एकदम। ठीक है, पानी आने लगता है। ठीक है सर, श्लेष्मा का काम तो आमाशय को बॉडी से सुरक्षित करती है। हाँ बेटा, श्लेष्मा जो होती है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती है। श्लेष्मा अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है क्या? ठीक है सर, भोजन नली में भी वायु चली जाती होगी। भोजन नली के अंदर वायु थोड़ी बहुत चले जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं जाती है। ठीक है, और क्या पूछा है सर, इपिग्लोटिस क्या होता है? बेटा इपिग्लोटिस के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था, यहां भी बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, सुनते हुए जाना। ठीक है, ये जो यहां पर ऊपर यहां पर एक ढक्कन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, इपिग्लोटिस बोलते हैं। जब आप कुछ खा रहे हो, पानी पी रहे हो तो ये इपिग्लोटिस क्या कर देता है, इस श्वास नली को बंद कर देता है, श्वास नली को बंद कर देता है ताकि पानी इस श्वास नली में नहीं जाए। ठीक है, खाना खा रहे हो, कोई भी चीज, जब भी कोई चीज को आप निगलते हो तो ये जो इपिग्लोटिस है वो क्या कर देता है, उस श्वास नली को बंद। अब आप क्या कर रहे हो, कभी तारक मेहता देख रहे हो खाना खाते समय, ठीक है, मोबाइल मैसेज भी देख रहे हो, मम्मी एक पराठा लाना, और पानी भी पी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, आपका दिमाग 3-4 जगह पर क्या है, बिजी है। आप पानी को निगल रहे हो, पानी को गटक रहे हो, और पानी जब गटक रहे हो आपका माइंड क्या है, बिजी है, और आपके माइंड ने इस इपिग्लोटिस को बंद नहीं किया, समय से बंद नहीं किया। तो जैसे ही पानी पिया, इपिग्लोटिस पूरा बंद नहीं हुआ, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी कहां चला गया, इस श्वास नली के अंदर चला गया। अब वो पानी सीधा कहां पहुंच जाएगा, फेफड़ों के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसा ना हो, ऐसे अगर फेफड़ों के अंदर पानी पहुंच गया तो भाई फेफड़े तो क्या हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इससे बचने के लिए ये तेजी से हवा बाहर भेजते हैं और आपको क्या लग जाता है, ठसका लग जाता है, आपको क्या लग जाता है, ठसका। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों के बाकी के जो भी डाउट्स हैं वो हम देखेंगे उसके अंदर। थैंक यू सो मच मेरे लाल, मेरे हरे पीरे नीले। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, अभी हमें बहुत लंबी दूरी पे जाना है, बहुत आगे तक का सफर तैयार करना है। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।